नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ अंजू एंड यू आर वाचिंग ग्रो अप। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे पैडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस, जो कि आपके केवीएस और एनवीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई आपको जब साइंस बच्चों को पढ़ाना है तो क्या पैडागोजी है जो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में आपको जो है सारी चीज़ें पैडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस की देखने को मिल जाएगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो लेट्स स्टार्ट लेते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग एड्स है उनकी नीड यहाँ पर क्या है, राइट। कि कोई अगर विकलांग बच्चा है, मान लो किसी को सुन नहीं रहा तो उसको हियरिंग एड हम देते हैं। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्या होती है। सो इट इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एड्स assist in clarifying complex concepts and engaging students understanding, right। कि जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है उसको समझने में और उनकी अंडरस्टैंडिंग है जो उसको यहाँ पर जो है ये एड्स यहाँ पर एनहेंस करती है। देन फैसिलिटेट लर्निंग, दे कैटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल, राइट। कि जो भी बच्चों की यहाँ पर डिफरेंट और यूनिक लर्निंग नीड्स होती है उनको पूरा करती है। देन इंक्रीजिंग एंगेजमेंट, सो विजुअल एड्स मेक लेसन्स मोर एंगेजिंग कैप्चरिंग स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट, राइट। तो इससे जब है बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जब उनको कोई चीज़ समझ में आती है और एक अच्छे तरीके से उनको यहाँ पर समझाई जाती है तो बच्चों की जो एंगेजमेंट है वहाँ पर अच्छी होती है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या आवश्यकता थी, ये समझ को बढ़ाती है। सहायता जटिल अवधारणा को स्पष्ट करने और छात्रों की समझ को बढ़ाने में यहाँ पर सहायता करती है कि छात्र यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सके उस चीज़ को। देन उनके सीखने की भी सुविधा यहाँ पर प्रदान करती हैं जो विविध शिक्षण शैलियाँ, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मान लो एक बच्चे को यहाँ पर लिखित में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है, दूसरे बच्चे को यहाँ पर श्रवण करके सुनने के माध्यम से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं। तो जो विविध शिक्षण शैलियाँ हैं उनको पूरा करते हैं, जो इससे जो है जानकारी यहाँ पर अधिक सुलभ हो जाती हैं और बच्चों की संलग्नता बढ़ती है, कि जबकि हम किसी चीज़ को ऐसे समझा रहे हैं कि बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें संलग्नता उसकी बढ़ेगी। दृश्य सामग्री पाठ को अधिक आकर्षक बनाती है जिससे छात्रों का ध्यान और रुचि वहाँ पर आकर्षित होती है और वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स, राइट। सो विजुअल रेनफोर्समेंट होती है, एड्स रेनफोर्स विजुअल वर्बल इंस्ट्रक्शंस मेकिंग लर्निंग मोर मेमोरेबल, राइट। इसके साथ साथ विजुअल तो दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ वर्बल इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, राइट। कि जैसे अब मैं आपको दिखा रही हूँ विजुअली भी, उसके साथ साथ मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वर्बली, तो ज़्यादा मेमोरेबल कंटेंट आपका हो जाएगा। देन कैटरिंग टू डाइवर्सिटी, सो दे अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज, राइट। जो बच्चों की डिफरेंट लर्निंग स्टाइल या एबिलिटीज़ है उनको कैटर करती हैं। देन मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं, एड्स मेक लेसन्स आर मोर इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर स्टूडेंट्स, राइट। कि उसमें बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर आता है। देन कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, सो विजुअल एड्स प्रमोट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एडिंग लॉन्ग टर्म रिटेंशन, राइट। तो कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर हो जाते हैं जिससे हम काफ़ी टाइम के बाद भी उन चीज़ों को रिटेन यहाँ पर कर पाते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या महत्व था कि दृश्य सुदृढ़ीकरण यहाँ पर हमारा होता है। तो सहायक उपकरण मौखिक निर्देशों को सुदृढ़ करते हैं जिससे सीखना यहाँ पर अधिक यादगार बन जाता है, राइट। कि देखने के साथ साथ हम मौखिक निर्देश यहाँ पर देते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप देख रहे हो इसको, उसके साथ साथ मैं मौखिक निर्देश यहाँ पर बता रही हूँ जिससे आपको ये जो चीज़ है यहाँ पर अधिक यादगार बन जाएंगे। देन विविधता को पूरा करते हैं, तो ये विविध सीखने की शैलियों और क्षमताओं को समायोजित यहाँ पर करते हैं कि भाई बच्चे की जो डिफरेंट शैली है, किसी अलग शैली के तरीके से जो है बच्चा यहाँ पर याद करता है तो उनको हम पूरा कर पाते हैं। देन प्रेरणा ज़्यादा देती है, सहायक सामग्री पाठों को छात्रों के लिए अधिक रोचक या प्रेरक बनाती है, राइट। कि अगर हम उसी चैप्टर के लिए कोई सहायक सामग्री बच्चे को देंगे तो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पर आएगा। संकल्पना स्पष्टता होती है, तो दृश्य सहायक उपकरण वैचारिक स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं और दीर्घकालिक अवधारणा में यहाँ पर सहायता करते हैं, राइट। कि अगर मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, आपने सुना है ना कि देखी हुई चीज़ हम मतलब भूलते नहीं है ज़्यादा जल्दी, दीर्घकालिक मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद भी हम उस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स, ठीक है, उनका सिलेक्शन कैसे करना है। अब टीचिंग लर्निंग एड्स तो बहुत सारी है तो वो हमें देखना है कि भाई अपनी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम उसका सिलेक्शन करेंगे। सो अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स, चूज एड्स दैट अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एनहेंस द इंस्ट्रक्शनल गोल्स, राइट। कि जो हमारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, जो एड उस चीज़ को पूरा करेगी वो हमें चूज़ करनी है। देन वो रेलिवेंट होनी चाहिए, सेलेक्ट एड्स दैट आर रेलिवेंट टू द कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन, राइट। कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसके कंटेंट से और जो कंटेक्स्ट है यहाँ पर लेसन का वहाँ पर रिलेवेट उससे रिलेटेड होनी चाहिए। देन ऑडियंस कंसिडरेशन, सो कंसिडर द एज, इंटरेस्ट एंड लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट, राइट। कि बच्चे की एज क्या है, क्या वो उस एज को
यहाँ पर यूज़ कर भी पाता है नहीं, ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी लर्निंग प्रेफरेंस क्या है। देन प्रैक्टिकलिटी, सो चूज एड्स दैट आर प्रैक्टिकल, फीजिबल एंड एनहेंस रेदर देन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो हमें ऐसे देखना है कि जो उद्देश्य है हमारे, जो कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो उनको पूरा करना होना चाहिए। तो ऐसी सहायता चुने जो सीखने के उद्देश्यों के साथ संरेखित हो और निर्देशात्मक लक्ष्यों को बढ़ाए, राइट, कि जिससे जो हमारा सीखने का उद्देश्य है वो यहाँ पर पूरा हो जाए। देन प्रासंगिकता उसकी होनी चाहिए, तो ऐसी सहायता का चयन करें जो पाठ की सामग्री और संदर्भ के लिए यहाँ पर प्रासंगिक हो। देन दर्शकों पर विचार करना है कि भाई छात्र जिसको हम दे रहे हैं ये अधिगम सामग्री, उसकी उम्र क्या है, उसकी रुचियाँ क्या है और उसकी सीखने की प्राथमिकता क्या है, तो उन पर हमें विचार करना है। और फिर देखना है हमें व्यवहारिकता, तो ऐसी सहायता चुने जो व्यवहारिक व्यवहार और पाठ पर ध्यान भटकाने की बजाय बढ़ाने वाली हो, राइट, कि हमारा जो उसको व्यवहारिक मतलब अपनी लाइफ में हम उसको प्रैक्टिकल तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकें और किसी चीज़ को भटकाएं ना, वो हमारा ध्यान ऐसा ना हो कि वो हमें कंफर्टेबल ही नहीं है, कोई एड हम यूज़ कर रहे हैं तो वो तो हमें भटकाएगी उस चीज़ से, राइट। तो हमें देखना है कि भाई हमारा जो पार्ट से ध्यान है उसको बढ़ाने वाली वो एड जो है होनी चाहिए। देन यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स, सो इंटीग्रेशन विद इंस्ट्रक्शन, हमारी जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसके साथ इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सीमलेसली इंटीग्रेट एड्स इनटू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू सपोर्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टीचिंग, राइट। तो हमारी जो टीचिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इन लर्निंग एड्स को हम इंस्ट्रक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। देन इंटरेक्शन, सो एनकरेज स्टूडेंट इंटरेक्शन विद एड्स टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग, राइट, कि यहाँ पर बच्चों का इंटरेक्शन जो है एड्स के साथ होना चाहिए ताकि एक्टिवली वो लर्निंग यहाँ पर हो सके, उनको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देन अडेप्टेबिलिटी, बी फ्लेक्सिबल इन अडेप्टिंग द यूज ऑफ एड्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो अडेप्टेबल होनी चाहिए कि भाई जो बच्चे के जो रिस्पॉन्स हैं या अंडरस्टैंडिंग है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो जो एड्स है फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होनी चाहिए। देन टाइमिंग, यूज एड्स स्ट्रेटेजिकली एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स इन द लेसन टू एनहांस कॉम्प्रीहेंशन, राइट, कि जहाँ पर उन एड्स की ज़रूरत है तो उस टाइमिंग पे उसके लिए एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें उसको यूज़ करना है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग क्यों होता है, ठीक है, तो निर्देश के साथ एकीकरण करती है, तो शिक्षण को समर्थन और पूरक करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया में सहायता को निर्बाध रूप से एकीकृत करते हैं। देन बातचीत, हमारे तो सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहायक सामग्री के साथ जो है छात्रों की बातचीत को प्रोत्साहित करना है कि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से जान पाए। अनुकूलनशीलता होनी चाहिए, छात्र की प्रतिक्रिया और समझ के आधार पर सहायता के उपयोग को हमें अनुकूलित करने में ऐसा होना चाहिए कि वो लचीली होनी चाहिए, उसको हम चेंज कर सकें अपने अकॉर्डिंग। देन समय के अकॉर्डिंग हमें उसको यूज़ करना चाहिए, तो समय बढ़ाने के लिए पाठ में जो उचित बिंदु हैं, राइट, कि मुझे इस टॉपिक पे जहाँ पर जो ये अधिगम सामग्री इसका उपयोग करना है तो उसी उचित बिंदु पर करना है, उसी समय पर करना है, इसके लिए रणनीतिक रूप से सहायता का उपयोग हम कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एन एक्सपीरियंस, राइट, कि अनुभव के आधार पर अगर हम देखें तो कितने प्रकार की जो है ये एड्स होती है। तो फर्स्ट इज आर विजुअल एड्स, राइट, जो दृश्य सामग्री जिसको हम देखते हैं, दे आर चार्ट, ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स फॉर विजुअल लर्नर्स, राइट। तो जो दृश्य शिक्षार्थी हैं उनके लिए हम चार्ट दिखा सकते हैं, ग्राफ दिखा सकते हैं, आरेख या चित्र के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें समझा सकते हैं। देन ऑडिटरी एड्स, जो श्रवण सहायक सामग्री है, सो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स फॉर ऑडिटरी लर्नर, राइट, कि जो ऑडिटरी लर्नर हैं जिनको सुनकर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है तो उनके लिए हम ऑडियो रिकॉर्डिंग, संगीत या ध्वनि प्रभाव यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। देन टेक्सटाइल रीड, राइट, जो टेक्टाइल रीड स्पर्श संबंधी सहायक सामग्री है हमारी, तो ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स एंड टच बेस्ड मटेरियल फॉर काइनेस्थेटिक लर्नर, राइट, कि उनके लिए हमें जो है स्पर्श संबंधी सहायक सामग्री यहाँ पर यूज़ करनी है जिसको वह स्पर्श करके सीख सकें। तो गतिज शिक्षार्थियों के लिए जो वस्तुएं हैं, कोई मॉडल हैं या स्पर्श आधारित सामग्री हमें यूज़ करनी है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वे, राइट, कि जो सहायता है उनका क्या यहाँ पर वर्गीकरण है। फर्स्ट इज आर ऑडियो विजुअल एड्स, तो उनका पर्पस क्या होता है, एनहेंस लर्निंग थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल एलिमेंट, राइट, कि दोनों हम ऑडिटरी और विजुअल को यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, लाइक वीडियोस हो गया, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, एनिमेशंस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गई। तो सबसे पहला है हमारा श्रव्य दृश्य मदद, राइट, कि श्रव्य हम सुन भी रहे हैं, दृश्य हम देख भी रहे हैं, वो मदद दोनों तरह की हमें मिल रही है। तो श्रवण और दृश्य तत्वों के संयोजन के माध्यम से
सीखने को बढ़ावा, जैसे हमारी वीडियो होगी, एनिमेशन होगी या प्रस्तुतियाँ होगी। देन मल्टीमीडिया, इसका पर्पस क्या है? इंटीग्रेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया टू कन्वे इन्फॉर्मेशन लाइक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, राइट। तो जो मल्टीमीडिया है हमारी जानकारी संप्रेषित करने के लिए मीडिया के विभिन्न रूपों को यहाँ पर एकीकृत करती है, जैसे कि इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर हो गया या हमारी कोई मल्टीमीडिया प्रस्तुति होगी। देन चार्ट्स, राइट। तो चार्ट प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड कॉन्सेप्ट, राइट, लाइक बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। तो इसमें एक विजुअल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि भाई किसका अमाउंट ज़्यादा है, कौन हाई है, कौन लो है। तो जो चार्ट है उस पर डेटा या अवधारणाओं का दृश्य प्रतिनिधित्व हमें प्रदान करता है, जैसे हमारा बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया या फ्लो चार्ट हो गया। देन मॉडल्स टेक्टाइल एंड विजुअल, तो हमें मॉडल्स यूज़ करने हैं ऑफ टेंगिबल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पर जो वस्तुएं हैं उनकी विजुअल और टेंगेबल चीज़ें जो हैं ये जिनको हम देख सकते हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए करते हैं, लाइक 3D मॉडल हो गया, कोई ऑटोमेटिकल मॉडल्स हो गए या हमारे विजुअल डायग्राम्स हो गए। तो मॉडल यहाँ पर स्पर्शीय और दृश्य क्या है? वस्तु या अवधारणाओं का मूर्त या दृश्य प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करना। मूर्त का मतलब है जिस चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। उदाहरण हो गया हमारा कोई 3D मॉडल, संरचनात्मक मॉडल या हमारा दृश्य आरेख। देन बेनिफिट्स क्या है स्पेसिफिक एड्स की? ऑडियो विजुअल एड का यहाँ पर बेनिफिट क्या है? एनहेंस एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू अ मल्टी सेंसरी अप्रोच, राइट, कि दो से ज़्यादा सेंसेस जब हमारी यूज हो जाती है तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी कंटेंट में, हमारी एंगेजमेंट है वो बढ़ जाती है। देन मल्टीमीडिया का क्या यहाँ पर बेनिफिट है? प्रोवाइड इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक कंटेंट कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, राइट। तो ये डायनेमिक और इंटरेक्टिव कंटेंट देती है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग। देन चार्ट्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एडिंग इन कॉम्प्रिहेंशन, राइट। जैसे हमें किसी का यहाँ पर बेसिक फ्लो चार्ट ही बताना, तो हम चार्ट के माध्यम से जब उस चीज़ को समझाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अच्छे से हम समझा सकते हैं। देन मॉडल्स टेक्टाइल क्या विजुअल हो गया, सो अलाउ फॉर टेंगेबल एक्सप्लोरेशन प्रमोटिंग हैंड्स ऑन लर्निंग, राइट। तो यहाँ पर ऐसे उस मटेरियल में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है जिसको हम रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं और हैंड्स ऑन लर्निंग उस पर कर सकते हैं। तो विशेष सहायता के क्या लाभ होते हैं? जब श्रव्य दृश्य मदद है तो उससे बहुसंवेदी दृष्टिकोण के माध्यम से जुड़ाव और समझ हमारी बढ़ जाती है, राइट, कि हमारी दृश्य श्रव्य और इसके साथ साथ जो और भी कोई संवेदनाएं यूज़ हो रही है तो ये बहुसंवेदी दृष्टिकोण हो गया हमारा, इससे हमारा जुड़ाव उस कंटेंट में और उसकी समझ जो है बढ़ जाएगी। देन मल्टीमीडिया, तो विभिन्न शिक्षण शैलियों को ध्यान में रखते हुए इंटरेक्टिव और गतिशील सामग्री में प्रदान करनी है। देन चार्ट किसी जटिल जानकारी को सरल बना देते हैं, यहाँ पर उसको समझने में सहायता करते हैं, राइट, कि मैं आपको कोई प्रोसेस ही बताऊंगी, किसी का बेसिक फ्लो चार्ट बताना है तो अगर मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगी तो आपको इजीली वो चीज़ें याद हो जाएंगी। देन मॉडल हमारा स्पर्श और दृश्य, तो व्यवहारिक अन्वेषण, व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने की यहाँ पर ये अनुमति देते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन साइंस एजुकेशन, लाइक साइंस क्लब हो गया तो ये एंथुसियाज्म को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। साइंस क्लब्स कल्टिवेट अ पैशन फॉर साइंस बाय प्रोवाइडिंग इनफॉर्मल सेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस साइंटिफिक कंसेप्ट, राइट, कि एक इनफॉर्मल सेटिंग में जो है बच्चे यहाँ पर जो साइंटिफिक कंसेप्ट है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं। देन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, सो क्लब एक्टिविटीज ऑफन इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड डिस्कशंस ऑफरिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बियॉन्ड देयर रेगुलर करिकुलम, राइट, कि रेगुलर करिकुलम के अलावा भी यहाँ पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या डिस्कशन करते हैं, जिससे जो चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है उनको और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो विज्ञान शिक्षा में सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का क्या महत्व है? तो सबसे पहले से विज्ञान के क्लब बना देते हैं हम क्लास में, तो उत्साह को बढ़ा देते हैं। विज्ञान क्लब छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक सेटिंग प्रदान करती है। उसका सेटिंग को प्रदान करके यहाँ पर विज्ञान के प्रति जो है जुनून वो बच्चों के अंदर पैदा करते हैं कि भाई बच्चे आराम से कोई इनफॉर्मल तरीके से बैठ कर यहाँ पर किसी चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। देन व्यवहारिक अनुभव, सो क्लब की गतिविधियों में अक्सर प्रयोग, प्रदर्शन और चर्चाएं शामिल होती है जो नियमित पाठ्यक्रम से परे व्यवहारिक अनुभव यहाँ पर बच्चों को प्रदान करते हैं। देन कोलैबोरेशन, सो स्टूडेंट लर्न टू वर्क कोलैबोरेटिवली फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो बच्चे यहाँ पर टीम में काम करना सीख जाते हैं, जिससे उनके संचार कौशल बढ़ते हैं और सहयोगात्मक रूप से वो काम करना सीख जाते हैं। देन इंक्लूसिविटी फॉर डिसेबिलिटीज, सो एडेप्टेशंस कैन बी मेड टू इंश्योर दैट साइंस क्लब एक्टिविटीज आर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, राइट। तो विकलांग बच्चों के लिए समावेशिता यह होती है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन किया जा सकता है कि विज्ञान क्लब की गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो विकलांग छात्र भी यहाँ पर अच्छे से कर सके, उनके लिए समावेशी और सुलभ हो।
देन साइंस एग्जीबिशन जो होते हैं, जो विज्ञान प्रदर्शनी लगाते हैं, तो इसमें क्या होती है, जो हमारी नॉलेज है उसको हम अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में, उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर शो करते हैं. सो एग्जीबिशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स एनहांसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो यहाँ पर ज्ञान का अनुप्रयोग होता है, ठीक है. जो ज्ञान हमने सीखा है उसका अनुप्रयोग हम करके दिखाते हैं. तो प्रदर्शनियाँ छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक परियोजनाओं में लागू करने और उनके समझ को बढ़ाने का एक मंच यहाँ पर प्रदान करती है. देन प्रेजेंटेशन स्किल. सो स्टूडेंट डेवलप कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स एज ए एक्सप्लेन देयर प्रोजेक्ट टू पीयर्स एंड विजिटर्स, राइट. तो उनके बच्चों के जो प्रस्तुति कौशल है वो बढ़ते हैं. तो छात्र संचार और प्रस्तुति कौशल विकसित करते हैं, क्योंकि जब कोई साथी आता है, राइट, जो एग्जीबिशन में उसके बारे में पूछते हैं, तो जब उसको वो बताते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, तो उनके संचार और प्रस्तुति के कौशल यहाँ पर विकसित हो जाते हैं, जब वो अपने साथियों या आगंतुकों को अपनी परियोजनाओं के बारे में समझाते हैं. देन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी. तो रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं. एग्जीबिशंस एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एज स्टूडेंट्स डिजाइन एंड प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट्स. तो प्रदर्शनियाँ रचनात्मक और नवीनता को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि छात्र अपनी परियोजनाओं को डिजाइन और यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं. देन इंक्लूसिविटी फॉर डिसेबिलिटी. जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी समावेशिता होती है. सो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट्स, राइट. तो यहाँ पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो पहुंच योग्यता सुविधाओं को शामिल किया जा सकता है, कि जो विकलांग छात्र हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय रूप से भाग ले सके और अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत कर सके. देन जो साइंस टेक्स्ट बुक होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस, उनकी क्या क्या विशेषता या महत्व होता है, जो हमारे विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है. सो क्लियर प्रेजेंटेशन उनमें होती है. वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट विद क्लियर एक्सप्लेनेशन फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग बेनिफिटिंग स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड, राइट. तो उनका जो प्रस्तुतिकरण चीज़ों को स्पष्ट रूप में वो बताते हैं, तो स्पष्ट व्याख्याओं के साथ सुव्यवस्थित सामग्री समझने में सुविधा प्रदान करती है, जिससे विविध शिक्षण आवश्यकता वाले बच्चों को लाभ मिलता है, राइट. तो उसमें जो है, जो इंक्लूजन ऑफ डायग्राम, चार्ट्स एंड इमेजेस कैन एनहेंस कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली फॉर स्टूडेंट विद हियरिंग एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट. यहाँ पर हम लिखेंगे, राइट, कि जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो चीज़ों को देख कर यहाँ पर सीख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर दृश्य की जगह आपको लिखना है श्रवण, राइट. तो जो दृश्य तत्व है यहाँ पर आरेख चार्ट या जो छवियां, उनको शामिल करने से समझ बढ़ती है, विशेष रूप से जो श्रवण हानि वाले बच्चे, राइट, जो सुन नहीं पाते, तो वो देख कर यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं. देन असेसिबल लैंग्वेज. जो भाषा है वो सुगम होती है कि बच्चे उसको समझ पाते हैं. सो टेक्स्ट बुक विद क्लियर एंड असेसिबल लैंग्वेज अकोमोडेट स्टूडेंट्स विद वेरियस लैंग्वेज एबिलिटीज एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज. तो यहाँ पर स्पष्ट और सुलभ भाषा वाली पाठ्य पुस्तकें विभिन्न भाषा क्षमताओं और सीखने की अक्षमताओं वाले छात्रों को समायोजित करती है. देन इंटरेक्टिव एलिमेंट्स. सो इनकॉर्पोरेटिंग इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस सपोर्ट एक्टिव एंगेजमेंट, राइट. तो जो इंटरेक्टिव तत्व हो गए, कोई अभ्यास या व्यवहारिक अनुप्रयोग है, उनको शामिल करना यहाँ पर सक्रिय जुड़ाव का समर्थन करता है. देन सिग्निफिकेंस क्या होगी, विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. इंक्लूसिविटी ये प्रोवाइड करते हैं. सो को करिकुलर एक्टिविटीज प्रमोट इंक्लूसिविटी बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज टू पार्टिसिपेट एंड शोकेस देयर टैलेंट, राइट. कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर अपना टैलेंट शो कर पाते, तो उनको इंक्लूसिविटी वाली फीलिंग प्रदान यहाँ पर की जाती है. देन स्किल डेवलप होते हैं उनके. सो पार्टिसिपेशन इन साइंस क्लब्स, एक्सिबिशंस एंड एंगेजमेंट विद साइंस टेक्स्ट बुक्स अलाउ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज टू डेवलप अ रेंज ऑफ स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट. तो जब एग्जीबिशन होता है किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, तो प्रेजेंटेशन वाले स्किल्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है. कम्युनिकेशन, टीम वर्क यहाँ पर बच्चों का बढ़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके बढ़ जाते हैं. देन कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है. सो इंक्लूसिव को करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, फोस्टिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अकम्पलिशमेंट, राइट. तो यहाँ पर जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जब वो भी किसी चीज़ को करते हैं तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस वाली जो फीलिंग यहाँ पर जनरेट होती है. तो विकलांग बच्चों के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, पहले तो ये समावेशिता को बढ़ावा देता है. तो सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां विकलांग छात्रों को भाग लेने और अपनी प्रतिभा दिखाने के विविध अवसर यहाँ पर प्रदान करते हैं, तो उससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है. साथ ही साथ उनके कौशल विकास यहाँ पर होते हैं. तो जैसे विज्ञान क्लब है, प्रदर्शन में भागीदारी या विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के साथ जो जुड़ाव है, उससे विकलांग छात्रों को संचार, टीम वर्क और समस्या समाधान सहित कई प्रकार के कौशल यहाँ पर उनमें विकसित हो जाते हैं. देन आत्मविश्वास का निर्माण. तो समावेशी सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां विकलांग छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करती है, अपनेपन और उपलब्धि की भावना को यहाँ पर बढ़ावा देती है, राइट. कि कोई प्रोजेक्ट उन्होंने बनाना था, वो अच्छे से बन गए, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास की फीलिंग यहाँ पर जनरेट होगी.
देन असेसिबल रिसोर्सेज, जो संसाधन उनको सुलभ बनाती है. सो अडेप्टिंग को करिकुलर मटेरियल सच एज असेसिबल एग्जिबिट, डिस्प्लेस और मॉडिफाइड साइंस क्लब एक्सपेरिमेंट्स एंश्योर दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन एक्टिवली एंगेज इन दीज एक्टिविटीज, राइट. तो यहाँ पर ये जो सुलभ प्रदर्शन है या संशोधित विज्ञान क्लब है, ऐसी पाठ्यचर्या संबंधी सामग्रियाँ, इनको अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि वही विकलांग बच्चे भी इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से यहाँ पर शामिल हो सके. उसके साथ साथ जो पीयर इंटरेक्शन, राइट, कि जो सहकर्मी सहभागिता है वो बढ़ती है. सो को करिकुलर एक्टिविटीज facilitates positive peer interaction contributing to the social and emotional development of student with disabilities, right. कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि जब वो काम करते हैं तो उससे जो उनकी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन है अपने पीयर्स के साथ, अपने साथियों के साथ, वो अच्छे और बढ़ जाते हैं. तो सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ सकारात्मक सहकर्मी बातचीत की सुविधा प्रदान करती है, जो विकलांग छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में यहाँ पर योगदान देती है. देन शो केसिंग एबिलिटीज़, जो बच्चे हैं अपनी क्षमताओं को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं. ठीक है, कि उन्होंने कोई यूनिक पर्सपेक्टिव है या कोई साइंस की ऐसे फील्ड है जिसमें उनको कंट्रीब्यूट यहाँ पर करना है. तो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे भी स्पेशली यहाँ पर अपना जो टैलेंट है उसको दिखा सकते हैं, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं. देन ये मल्टी मॉडल लर्निंग होती है. सो साइंस टेक्स्ट बुक विद मल्टी मॉडल एलिमेंट्स कैटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स मेकिंग कंटेंट मोर एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, राइट. तो जो मल्टी मॉडल लर्निंग है वो होती है, क्योंकि जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें आपको देखा होगा कि काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से सिखाया जाता है. बीच बीच में आपको एक्सपेरिमेंट बोल दिया जाएगा कि आप ये करके देखना है इस एक्सपेरिमेंट को. तो विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करती है, जिससे विकलांग बच्चों के लिए भी ये सामग्री यहाँ पर अधिक सुलभ हो जाती है. देन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैब स्टोरेज, राइट, कि जो लैब की स्टोरेज है उसकी प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है. सो असेसिबल लेआउट होना चाहिए. एंश्योर दैट द लेबोरेटरी इज डिजाइंड विद वाइडर as and clear pathways to accommodate mobility aids like wheelchairs and ensure easy movement for all students, right. तो इंक्लूसिविटी मतलब यहाँ पर होनी चाहिए कि असेसिबल एनवायरनमेंट हमारा होना चाहिए, कि बच्चा अगर व्हील चेयर पर भी है तो सारी चीज़ें उसके लिए असेसिबल हों. देन एडजस्टेबल वर्क स्टेशन होने चाहिए. सो प्रोवाइड वर्क स्टेशन विद एडजस्टेबल हाइट्स टू अकोमोडेट स्टूडेंट ऑफ वेरिंग हाइट्स एंड दोज यूजिंग व्हील चेयर, राइट. तो यहाँ पर बच्चों की जो हाइट वेरी करती है, कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, या व्हील चेयर पर बच्चा हो सकता है, तो उसके लिए एडजस्टेबल वर्क स्टेशन यहाँ पर होनी चाहिए. तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक उपकरणों की प्रयोगशाला है उसमें विकलांग बच्चों के संदर्भ में योजना और संगठन होना चाहिए. ठीक है, उसका भंडारण करने के लिए तो सुलभ लेआउट होना चाहिए. तो सुनिश्चित करें कि प्रयोगशाला व्हीलचेयर जैसी गतिशील सहायता के लिए समायोजित करने और सभी छात्रों के लिए आसानी आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक गलियारों या स्पष्ट मार्गों का डिजाइन किया गया, राइट. कि भाई स्पेस इतना होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पर भी है तो वो सभी चीज़ों को वहाँ पर ले सके, उनका यूज़ कर सके. देन एडजस्टेबल वर्क स्टेशन होने चाहिए, लाइक कि बच्चों की ऊंचाई यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकती है तो उनके अकॉर्डिंग, या कोई बच्चा व्हील चेयर पर भी हो सकता है, तो सारी चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए. ऐसे एडजस्टेबल वर्क स्टेशन यहाँ पर हमें यूज़ करने हैं. देन जो स्टोरेज है, सो स्टोरेज भी असेसिबल होनी चाहिए और उनके ऊपर क्लियर लेबल्स होने चाहिए ताकि बच्चे उनको अच्छे से देख सके. लेजिबल फॉर्मेट्स में होने चाहिए, लार्ज फॉर्मेट में. ठीक है, या जो टेक्सटाइल लेबल है, ठीक है, जिनको स्पर्श करके बच्चे सीख सकते हैं, वो भी उनके ऊपर लगी होनी चाहिए ताकि जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं वो भी उनको अच्छे से यूज़ कर सकें. तो सुलभ भंडारण होना चाहिए. ठीक है, जो हमारी अलमारियाँ हैं वो अलग अलग ऊंचाई पर हो कि व्हील चेयर वाले बच्चे भी वहाँ पर पहुँच पाएँ, उनको चीज़ों को यूज़ कर पाएँ. और जो लेबल है वो उन पर होना चाहिए. ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि बच्चे जिनको विजुअल कम दिखता है या दिखता नहीं, तो उसके लिए टेक्टाइल यहाँ पर लेबल भी होनी चाहिए कि बच्चे स्पर्श के माध्यम से उन चीज़ों को देख जो है यूज़ कर सके, समझ के. देन रिकॉर्ड कीपिंग. सो डिजिटल रिकॉर्ड हमें बनाने चाहिए. यूटिलाइज डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फॉर स्टूडेंट वो मे हैव डिफिकल्टी विद ट्रेडिशनल पेपर वर्क, राइट. तो डिजिटल रिकॉर्ड हमें बनाने चाहिए. प्रयोगों और परियोजनाओं के लिए डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का उपयोग करें जो उन छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक जो है पहुंच प्रदान करता है जिन्हें पारंपरिक कागजी कार्यवाही में कठिनाई हो सकती है, राइट. कि किसी बच्चे को ट्रेडिशनली लिखने में अगर दिक्कत है, ठीक है, वो लिख नहीं पाता है, तो हम उसके लिए डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं कि वो टाइपिंग यहाँ पर अच्छे से कर सकता है. उस चीज़ को यहाँ पर समझने की हमें ज़रूरत है. देन असेसिबल सॉफ्टवेयर यूज़ करने से सॉफ्टवेयर सपोर्ट असेसिबिलिटी फीचर्स सच एज स्क्रीन रीडर्स एंड वॉइस कमांड फंक्शंस, राइट. तो ऐसे सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने हैं जो हमारी स्क्रीन को रीड कर सके. ठीक है, ऐसे फीचर्स उसमें होनी चाहिए जो हमारी वॉइस कमांड है उनके अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर सके.
देन सेफ्टी ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, राइट। तो वैज्ञानिक उपकरणों की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, सेफ्टी ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए। सो एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज रिसीव कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ट्रेनिंग टेलर टू देयर स्पेसिफिक नीड, राइट। कि बच्चे जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उनके लिए क्या सेफ्टी होनी चाहिए, क्या सुरक्षा उन्हें होनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण उन्हें पर्याप्त होना चाहिए। देन अडेप्टेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट, सो प्रोवाइड अडेप्टेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट सच एज अलार्म्स और विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल्स टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, राइट। तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली अनुकूलित सुरक्षा उपकरण यहाँ पर हमें जो है प्रदान करनी चाहिए। तो श्रवण बाधित बच्चों को समायोजित करने के लिए दृश्य और श्रवण संकेतों वाले अलार्म जैसे अनुकूलित सुरक्षा जो है उपकरण हमें प्रदान करने हैं। देन इक्विपमेंट कंसिडरेशंस, जो उपकरण संबंधी विकार है, सो अडेप्टेड टूल्स होने चाहिए हमारे। सो प्रोवाइड अडेप्टेड साइंटिफिक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दैट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय स्टूडेंट्स विद वेरिंग फिजिकल एबिलिटीज। तो अनुकूलित वैज्ञानिक उपकरण और उपकरण प्रदान करने हैं जिसे अलग अलग शारीरिक क्षमताओं वाले बच्चे भी यहाँ पर अच्छे से यूज कर सके। देन मैग्निफिकेशन डिवाइसेस फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स, प्रोवाइडिंग मैग्निफिकेशन डिवाइसेस एंड टेक्टाइल मटेरियल्स टू एनहेंस देयर एबिलिटी टू एंगेज इन एक्सपेरिमेंट, राइट। कि अगर किसी बच्चे को छोटी चीज़ें नहीं दिखाई देती है तो उसे मैग्नीफाइंग ग्लास हम दे सकते हैं कि भाई उसकी हेल्प से वो उस चीज़ को समझ सके। या अगर किसी चीज़ को किसी बच्चे को बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है तो टेक्टाइल यहाँ पर लेबल हम उस मटेरियल के ऊपर लगा सकते हैं कि बच्चा इससे यहाँ पर उसको समझ सके। तो आवर्धन उपकरण यहाँ पर होनी चाहिए। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रयोगों में शामिल होने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आवर्धन उपकरण और स्पर्श सामग्री हमें प्रदान करनी है। देन लैब असेसिबिलिटी एंड व्हील चेयर यूजर्स, तो व्हील चेयर्स उपयोगकर्ताओं के लिए यहाँ पर लैब में पहुंच होनी चाहिए। असेसिबल वर्क स्पेसेस होने चाहिए। एंश्योर दैट वर्क स्टेशंस आर डिजाइंड टू अकोमोडेट व्हील चेयर यूजर्स प्रोवाइडिंग नी क्लियरेंस एंड असेसिबल सिंक एंड काउंटर हाइट, राइट। तो सुलभ कार्यस्थल होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए गए, राइट। कि व्हीलचेयर वाले बच्चे भी वहाँ पर आसानी से जो है चीज़ों को यूज़ कर सके। और घुटने की निकासी और सुलभ सिंक के काउंटर यहाँ पर जो है काउंटर की जो ऊंचाई है वो भी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए। देन असेसिबल फ्यूम हुड्स, जो सुलभ फ्यूम हुड होने चाहिए। सो डिजाइन फ्यूम हुड्स दैट कैन बी असिस्ट फ्रॉम अ सीटेड पोजीशन फॉर स्टूडेंट इन व्हीलचेयर, राइट। कि जो फ्यूम हुड है वो ऐसा मुझे कि भाई कोई बच्चा यहाँ पर व्हीलचेयर पर बैठा है तभी भी उसको यहाँ पर वो असेस कर सके। तो ऐसे फ्यूम हुड डिज़ाइन करें कि जिनका व्हीलचेयर पर बैठे हुए जो छात्र हैं उस स्थिति पे भी बैठे हुए भी वो वहाँ तक पहुँच सके। देन इंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट डिजाइन, राइट। समावेशी प्रयोग डिजाइन हमें करना है। फ्लेक्सिबल एक्सपेरिमेंट ऑप्शंस होनी चाहिए। ऑफर अ रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑप्शंस एंड वेरिंग लेवल ऑफ फिजिकल डिमांड अलाइंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू चूज एक्टिविटीज दैट सूट देयर एबिलिटीज, राइट। तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। तो शारीरिक मांग के विभिन्न स्तरों के साथ प्रयोग विकल्पों की एक श्रृंखला में प्रदान करनी है जिससे विकलांग छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप गतिविधियों को चुनने की अनुमति मिल सके। देन कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट्स, सो एनकरेज कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट्स वे स्टूडेंट्स कैन वर्क टुगेदर पुलिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड सपोर्ट वन अनदर, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो सहयोगात्मक प्रयोग होने चाहिए कि सहयोगात्मक प्रयोगों में प्रोत्साहित करें कि छात्र एक साथ काम कर सके और अपनी शक्तियों को एकत्रित कर सके। साथ ही साथ अगर दूसरे को अगर हेल्प की यहाँ पर मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद भी वो कर सके। देन एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, राइट। आपातकालीन निकासी योजना वहाँ पर होनी चाहिए। असेसिबल इवैक्यूएशन रूट्स, सो एंश्योर दैट इवैक्यूएशन रूट्स आर असेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स एंड कंडक्टिंग रेगुलर ड्रिल्स टू फैमिलियराइज स्टूडेंट विद द प्रोसीजर, राइट। कि अगर इमरजेंसी अगर आती है तो बच्चे को इवैक्यूएशन के लिए जो प्लान है तो वो रास्ता भी ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर मोबिलिटी इशू बच्चे को लाइक व्हील चेयर है तो व्हील चेयर वाला बच्चा भी वहाँ से आसानी से जो है जा सके। तो सुनिश्चित करें कि निकासी मार्ग सभी छात्रों के लिए सुलभ हो जिसमें चलने फिरने में अक्षम लोग भी यहाँ पर शामिल हो और छात्रों को प्रतिक्रियाओं से परिचित कराने के लिए नियमित अभ्यास हमें करना है। देन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बनानी है। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई साफ साफ शब्दों में हम चीज़ों को बता रहे हैं, ऐसा नहीं घुमा फिरा के डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एड्स, राइट। कि जैसे कम्युनिकेशन बोर्ड्स और डिवाइसेस हो गए तो जिन बच्चों को कम्युनिकेशन चैलेंजेस है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो संचार की रणनीतियाँ हमें बिल्कुल स्पष्ट संचार बताना है यहाँ पर, ठीक है। प्रयोग और प्रदर्शनों के दौरान स्पष्ट और संक्षिप्त मौखिक संचार का उपयोग करना है और आवश्यकता अनुसार लिखित या दृश्य निर्देश जो है बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको प्रदान कर सकते हैं। और वैकल्पिक संचार सहायता, तो संचार चुनौतियों वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक संचार सहायता जैसे कि संचार बोर्ड या उपकरण हमें वो उन बच्चों को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एडुकेटर्स,
तो जो एडुकेटर्स हैं उनके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए. सो प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एडुकेटर्स टू एंश्योर दे आर नॉलेजेबल अबाउट वेरियस डिसेबिलिटीज एंड अंडरस्टैंड, राइट. तो शिक्षकों को ये सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें कि वे विभिन्न विकलांगताओं के बारे में जो है जानकार है और उस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं. देन aquarium, varium and role in teaching with sitting and maintaining, right. So aquarium and vivarium क्या होता है, they play a significant role in teaching by providing students with hands-on experiences and opportunities to study living organisms in controlled environment, right. कि एक controlled environment में living organism को study करने का experience हमें provide करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर aquarium. तो aquarium क्या है, ये biodiversity की study में use होते हैं. So an aquarium can serve as a microsome of aquatic ecosystems, allowing students to observe and study various species of fish, plants and invertebrates, right. तो एक्वेरियम क्या है, ये माइक्रोसोम हम बोल सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के, जिससे जो है हम जो वेरियस स्पीसीज होती हैं जो वाटर वाली, ठीक है, एक्वेटिक जो फिश होगी, प्लांट होगी या इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं. तो एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम एक मछली घर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को सूक्ष्म जगत के रूप में काम करता है, राइट. कि जैसे बाहर एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है तो उसका एक छोटा नमूना हम बोल सकते हैं, जिसके जो है छात्र को मछली, पौधे और अकशेरुकी जीवों की विभिन्न प्रजातियों का निरीक्षण और अध्ययन करने की अनुमति मिल जाती है कि एक लैब में जो है उसका वो अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं. देन लाइफ साइकिल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर सकते हैं. तो स्टूडेंट कैन विटनेस फर्स्ट हैंड द लाइफ साइकिल्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, स्टडिंग टॉपिक्स लाइक रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड बिहेवियर, राइट. तो इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं. देन एनवायरमेंटल कंसेप्ट. एन एक्वेरियम प्रोवाइड्स अ टेंगिबल एग्जाम्पल ऑफ डिस्कसिंग कंसेप्ट लाइक हैबिटेट, अडेप्टेशन एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. तो जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि भाई हैबिटेट का कंसेप्ट क्या है, अडेप्टेशन का क्या है, या उन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर है उनकी इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर कितनी है. देन बिहेवियरल स्टडीज. सो observing the behavior of fish and other aquatic creatures can contribute to discussions on animal behavior, ecology and predator prey relationship, right. तो यहाँ पर उनका जो बिहेवियर हम देखकर जो उनके बिहेवियर है कि एनिमल का बिहेवियर कैसा होता है, इकोलॉजी कैसी होती है, या प्रीडेटर प्रे की रिलेशनशिप्स क्या होती है, उनको यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो जीवन चक्र का हम अवलोकन कर सकते हैं, राइट. कि अगर हमने उसको लैब में रखा हुआ है, उसको डेली देख रहे हैं, तो उनका जो जीवन चक्र है उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं. उसमें जो पर्यावरणीय अवधारणाएं उनको समझ पाते हैं, ठीक है, कि मछलीघर आवास है, अनुकूलन और जीवित जीवों की जो परस्पर निर्भरता है एक दूसरे पर, वो कैसी, उन चीज़ों को समझ पाते हैं. साथ ही साथ उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है, मछली और अन्य जीवों का व्यवहार का अवलोकन हम कर सकते हैं. उनकी पारिस्थितिकी और जो शिकारी और शिकार है उनके बीच में यहाँ पर क्या संबंध है, उन पर हम चर्चा कर सकते हैं. देन सेटिंग अप सेलेक्टिंग इक्विपमेंट, राइट. कि जो सेलेक्टिंग इक्विपमेंट है उसको कैसे सेट करना है. सो चूज एन अप्रोप्रिएटली साइज एक्वेरियम विद अ सिक्योर लिड टू प्रिवेंट एस्केप्स, राइट. तो यहाँ पर एक उपकरण जो है तो पलायन को रोकने के लिए सुरक्षित ढक्कन वाला उचित आकार का हमें एक्वेरियम चूज करना है, ठीक है. वो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि भाई हमें कौन से स्पीसीज उसमें रखनी है. इंस्टॉल अ फिल्ट्रेशन सिस्टम टू मेंटेन वाटर क्वालिटी. तो पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक निस्पंद प्रणाली हमें स्थापित करनी है. देन इंक्लूड अ हीटर इफ नीडेड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, राइट. और अगर हमें तापमान नियंत्रित करना है तो अगर हीटर की आवश्यकता है तो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. देन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट एंड डेकोरेशंस फॉर द स्पेसिफिक एक्वेटिक इन्वायरमेंट, राइट. तो जो उस विशिष्ट जलीय जो जीव लेकर आ रहे हैं तो उसके पर्यावरण के लिए उपयुक्त सबस्ट्रेट या सजावट का हम चयन उसके अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं. देन स्पीसीज हमें चूज करने की भी कौन से स्पीसीज रखनी है. सो रिसर्च एंड सिलेक्ट फिश एंड अदर एक्वेटिक स्पीसीज दैट आर सुटेबल फॉर द साइज एंड कंडीशन ऑफ द एक्वेरियम, राइट. तो जो एक्वेरियम यहाँ पर उसका साइज है या जो उसकी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज हमें रखनी है उनको चूज कर सकते हैं, ठीक है. देन कंसिडर द कंपैटिबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू प्रिवेंट एग्रेशन एंड इंश्योर अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट, राइट. कि जो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी है जो डिफरेंट स्पीसीज है वो हमें चेक करनी है ताकि एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट जो इस एक्वेरियम में हो सके. तो मछली और अन्य जलीय प्रजातियों पर हमें शोध करना है और उनका चयन करना है कि भाई जो एक्वेरियम के आकार और स्थितियों के लिए उपयुक्त हो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं. और आक्रामकता को रोकने के लिए जो सामंजस्यपूर्ण वातावरण है उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रजातियों की अनुकूलनता पर भी यहाँ पर हमें विचार करना है कि वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर अनुकूल हो.
देन क्रिएटिंग अ हैबिटेट, तो हमें पर्यावास बनाना है। मिमिक अ नेचुरल हैबिटेट विद रॉक्स, प्लांट्स एंड हाइडिंग प्लेसेस, राइट। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा ही हमें वहाँ पर क्रिएट करना है कि जैसे प्लांट्स हो गए, चट्टान हो गए, पौधे, छिपने के लिए स्थान जैसे प्राकृतिक आवास होते हैं, तो वो हमें वहाँ पर बनाने हैं। एंश्योर प्रॉपर लाइटिंग टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ इफ लाइव प्लांट्स आर इंक्लूडेड, राइट। अगर हमने लाइव प्लांट्स वहाँ पर जो जीवित पौधे उनको शामिल किया है, तो उनकी वृद्धि के लिए यहाँ पर हमें उचित प्रकाश की भी आवश्यकता है, उसको सुनिश्चित करना है। देन एड अप्रोप्रिएट वाटर कंडीशंस बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द चोजन स्पीसीज, और जो हमें यहाँ पर प्रजाति चुनी है उसकी ज़रूरत के आधार पर उपयुक्त पानी की स्थिति भी वहाँ पर हमें जोड़नी है। देन मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी, की जो जल की गुणवत्ता है उसकी निगरानी करनी है। रेगुलरली टेस्ट एंड मॉनिटर वाटर पैरामीटर्स सच एज पीएच, अमोनिया नाइट्रेट एंड नाइट्रेट लेवल्स, राइट। तो यहाँ पर पीएच हो गया, अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्रेट के स्तर है उनका डेली यहाँ पर पानी में हमें चेक करना है। कंडक्ट रूटीन वाटर चेंजेस टू मेंटेन ऑप्टिमल वाटर क्वालिटी, और इष्टतम जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित हमें जो है उस जल का यहाँ पर परिवर्तन करना है। देन ये तो होगी एक्वेरियम वाली बात। अब विवेरियम क्या होता है, जो मछली पालने का बाड़ा हम जैसे बोल सकते हैं। तो vivarium housing terrestrial organisms like reptiles, amphibians, and small mammals provide opportunities for studying land-based ecosystem, right। तो इसमें हम land-based ecosystem को पढ़ सकते हैं। तो एक मछली घर जिसमें सरीसृप, उभयचर या छोटे स्तनधारी जैसे स्थलीय जीव रहते हैं, भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने का हमें जो है ये अवसर जो है प्रदान करते हैं, राइट। तो इसमें जो भूमि आधारित पारिस्थितिक तंत्र है उसकी जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसकी जो है उसके बारे में हम चीज़ें अधिक यहाँ पर जान सकते हैं। देन लाइफ साइंस एजुकेशन इसमें होती है, हम बिहेवियर है जो उनका रिप्रोडक्शन है या अडेप्टेशन है उन एनिमल्स की विवेरियम में, वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारी लाइफ साइंस एजुकेशन को इन्हेंस करती है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन लेसन्स है, सो अ विवेरियम कैन बी यूज टू डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर नेचुरल हैबिटेट, राइट। तो यहाँ पर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं जो बिल्कुल लुप्त होने वाली है, तो उनके या उनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में उनको ऑब्जर्व करके हम डिस्कस कर सकते हैं। Then research opportunities for student can design and conduct experiments related to animal behavior, diet and environmental preferences, right। तो यहाँ पर बच्चे रिसर्च कर सकते हैं कि भाई उनका प्रेफर्ड बिहेवियर क्या है, डाइट क्या है, या उनकी एनवायरमेंट की प्रेफरेंसेस यहाँ पर क्या है। तो जीवन विज्ञान शिक्षा हमें मिलती है। तो एक मछली घर में जानवरों के व्यवहार, प्रजनन और अनुकूलन का अवलोकन जीवन विज्ञान की शिक्षा को बढ़ाता है। और पर्यावरण संरक्षण पाठ, तो जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर चर्चा करने के लिए एक मछली पालने का कमरे का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। जो कोई प्रजाति अगर लुप्त होने वाली तो उसके लिए जो है कैसा वातावरण होना चाहिए कि भाई अगर वो हमें उसे प्रोवाइड कर सके तो वो वहाँ पर अच्छे से रह सके। देन अनुसंधान के अवसर में मिल जाते हैं, तो छात्र जानवरों के व्यवहार, आहार और उनकी जो पर्यावरणीय प्राथमिकताएं हैं उनसे संबंधित प्रयोगों को यहाँ पर डिजाइन और संचालित कर सकते हैं। देन इसको सेट कैसे करना है, एनक्लोजर सिलेक्शन, सबसे पहले हमें संलग्न चयन करना है। सो चूज एन एनक्लोजर अप्रोप्रिएट फॉर द स्पीसीज बीइंग हाउस कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज साइज, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, है। तो जो भी स्पीसीज हम ले रहे हैं उसका साइज है, वेंटिलेशन कैसा है या टेम्परेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर चयन करना है कि जो प्रजाति हम रख रहे हैं उसके लिए जो बाड़ा है हमारा उपयुक्त होना चाहिए। देन इंक्लूड अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट्स, हाइडिंग प्लेसेस एंड एनवायरमेंटल एनरिचमेंट, राइट। तो उसके लिए जो हमें सबस्ट्रेट डालने हैं छिपने के लिए, जैसे नेचुरल चीज़ें होती है पत्थर वगैरह, वो एनवायरमेंट हमें वहाँ पर क्रिएट करना है। तो वो सब हमें पर्यावरण संवर्धन के लिए उसमें शामिल करना है। देन टेम्परेचर और लाइटनिंग, ठीक है। तो तापमान और प्रकाश की वहाँ पर व्यवस्था करनी है। अगर टेम्परेचर वहाँ पर कम या ज़्यादा करने की जरूरत है तो उसको हमें देखना है। अगर कोई हमने लाइव प्लांट्स वहाँ पर लगाए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें लाइटनिंग भी यूज़ करनी है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लाइटिंग इंक्लूडिंग यूवीबी लाइट फॉर स्पीसीज दैट रिक्वायर्ड, राइट। तो अगर स्पीसीज को यहाँ पर यूवीबी लाइट की आवश्यकता है तो वो भी हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन ह्यूमिडिटी कंट्रोल होनी चाहिए। सो क्रिएट अ ह्यूमिड एनवायरमेंट फॉर स्पीसीज दैट रिक्वायर्ड यूजिंग सबस्ट्रेट एंड मिस्टिंग सिस्टम्स एज नीडेड, राइट। तो आर्द्रता नियंत्रण वहाँ पर होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार सबस्ट्रेट या मिस्टिंग सिस्टम का उपयोग करके उन प्रजातियों के लिए एक आर्द्र वातावरण बनाए जिनकी उन्हें आवश्यकता है। Then feeding and nutrition. So establish a suitable diet for the species in
विवेरियम कंसिडरिंग देयर नेचुरल फीडिंग हैबिट, राइट। तो उनकी जो नेचुरल फीडिंग हैबिट है उसके अकॉर्डिंग हमें सुटेबल डाइट्स उनके लिए बनानी है। देन मॉनिटर एंड प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग वाइटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स इफ नेसेसरी, राइट। तो उनके लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके लिए हम वाइटामिन या मिनरल सप्लीमेंट्स अगर नेसेसरी है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है, रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द विवेरियम टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ वेस्ट एंड पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज, राइट। कि वेस्ट का बिल्डअप को या जो हेल्थ इश्यूज है उनके बिल्डअप को रोकने के लिए उसको हमें टाइमली क्लीन करना है। देन प्रोवाइड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स सच एज सबस्ट्रेट रिप्लेसमेंट, राइट। कि जो सबस्ट्रेट है जब उसको रिप्लेस करेंगे तो जो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड हमारे पास होना चाहिए। तो आहार और पोषण का ध्यान रखना है कि भाई ये जो प्रजाति है ये क्या खाना खाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक प्राकृतिक आहार आदत है उसके लिए उपयुक्त आहार हम स्थापित कर सकते हैं। और यदि आवश्यक तो विटामिन और खनिज के लिए भी एक खुराक सहित उचित पोषण की निगरानी हम उसको कर सकते हैं, वो उसको प्रदान हम कर सकते हैं। देन स्वच्छता हमें बनाए रखनी है, तो कचरे के संचय और संभावित जो स्वास्थ्य समस्याएं अगर हो सकती हैं तो उनको रोकने के लिए मछली घर को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करना है। और जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर उनके प्रतिस्थापन जैसे उचित अपशिष्ट निपटान के तरीके भी हमें प्रदान करने की, जो पहले सबस्ट्रेट डाला था उसको हमें कैसे यहाँ पर चेंज करना है। देन कंसिडरेशंस फॉर बोथ, इनके लिए दोनों के लिए ही क्या कंसिडरेशन है, एजुकेशनल प्रोग्राम है। सो डेवलप एजुकेशन प्रोग्राम्स अराउंड द एक्वेरियम और विवेरियम टू एंगेज स्टूडेंट इन देयर लर्निंग अबाउट इकोसिस्टम्स, एनिमल बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, राइट। तो हमें एजुकेशन प्रोग्राम्स लगाने चाहिए ताकि बच्चों को इनके बारे में हम ज़्यादा एडुकेट कर सकें। सुपरविजन एंड सेफ्टी, सो इंश्योर दैट द सेटअप इज सेफ फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, राइट, विद प्रॉपर सुपरविजन ड्यूरिंग इंटरेक्शन, राइट। तो जो भी स्पेसेस हम रख रहे हैं उसके लिए भी वो एनवायरमेंट सेफ होना चाहिए, बच्चों के लिए भी एनवायरमेंट जो है सेफ होना चाहिए। तो उसके लिए जो है टीचर को अच्छे से सुपरविजन यहाँ पर करना चाहिए। तो दोनों के लिए क्या विचार है कि शिक्षण कार्यक्रम हमें जो रखने चाहिए छात्रों को पारिस्थितिक तंत्र, पशु व्यवहार और पर्यावरण संरक्षण के बारे में सीखने के लिए संलग्न करने के लिए एक्वेरियम या मछली घर के आसपास शैक्षिक कार्यक्रम हमें विकसित करने चाहिए। और पर्यवेक्षण व सुरक्षा ध्यान में रखनी चाहिए। तो बातचीत के दौरान उचित पर्यवेक्षण के साथ सुनिश्चित करें कि जो सेटअप है वो छात्रों के लिए भी और जो जीव हमने रखे हैं उन दोनों के लिए ही सुरक्षित हो। देन accessibility होनी चाहिए, कंसिडर द accessibility ऑफ द एक्वेरियम और विवेरियम फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड, राइट। तो भाई जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी उनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि उनकी हाइट उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है हम कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। देन करिकुलम के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। सो इंटीग्रेट द यूज ऑफ करिकुलम और एक्वेरियम और विवेरियम इनटू द करिकुलम, अलाइनिंग लेसन्स विद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट। कि जो भी लर्निंग हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके साथ ही जो वो है हमारा विवेरियम या एक्वेरियम उसका हमें सेटअप करना चाहिए। देन एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनरशिप, कंजर्वेशन अवेयरनेस एंड ह्यूमेन ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, राइट। कि भाई जो हमने पेट रखा है उसके लिए हमारी जो है ऑनरशिप है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, कंजर्वेशन की अवेयरनेस होनी चाहिए, या उसके जो एनिमल का ट्रीटमेंट है वो हमारा ह्यूमेन यहाँ पर होना चाहिए। तो अभिगम्यता होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार समायोजन करते हुए जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए भी अभिगम्यता हो कि वो उस चीज़ को कर सके। तो जो विवेरियम एक्वेरियम है उनकी जो पहुंच है वो ऐसे होनी चाहिए कि भाई उसकी हाइट हम यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं विकलांग बच्चों के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ जो पाठ्यचर्या उसके साथ एकीकरण करना, राइट। कि जो लेसन में हमें जिस जीव का अध्ययन करना है, जिसके एनवायरमेंट का अध्ययन करना है, तो वही हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में करेंगे। देन नैतिक प्रतिपूर्ति होनी चाहिए कि भाई जो हमने जीव रखा है उसके जिम्मेदार पालतू स्वामित्व हमारा होना चाहिए, संरक्षण की जागरूकता होना चाहिए, और जानवरों के साथ एक मानवीय व्यवहार जो है हमें यहाँ पर करना है, क्रूएलिटी नहीं करनी है। देन म्यूजियम्स, बोटानिकल एंड जो जोलॉजिकल गार्डन्स है इनका टीचिंग में क्या रोल है। तो जो म्यूजियम है, सो म्यूजियम्स हाउस अ वास्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड स्पेसिमेंट्स स्टूडेंट्स कैन स्टडी टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड साइंटिफिक कंसेप्ट, राइट। कि जो हमारी हिस्ट्री या कल्चर है उससे रिलेटेड आपने देखा होगा कि भाई वहाँ पर चीज़ें होती हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, स्पेसिमेंट्स होते हैं कि भाई किसी चीज़ की डिटेल अगर हमें नॉलेज चाहिए तो वो हम वहाँ से ले सकते हैं, स्पेशली जो हमारी हिस्टोरिकल या कल्चरल चीज़ें हैं। सो म्यूजियम्स प्रोवाइड अ रिच कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्निंग अबाउट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट बाय शोकेसिंग आर्टिफैक्ट्स एंड एग्जिबिट्स दैट इलस्ट्रेट वेरियस पीरियड्स एंड सोसाइटीज, राइट। कि जो डिफरेंट पीरियड्स हैं, लाइक वैदिक एरा है, वो वहाँ पर शो करके दिखा सकते हैं कि उस टाइम पे क्या होता था, या जो डिफरेंट सोसाइटीज़ है वो वहाँ पर शो करते हैं।
तो संग्रहालय क्या है सबसे पहले? तो संग्रहालय में कलाकृतियों और नमूनों का एक विशाल संग्रह होता है, जिसका अध्ययन छात्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने के लिए कर सकते हैं, राइट? कि हमारे जो इतिहास में क्या क्या चीज़ें होती थी, संस्कृति कैसे थी, या कोई वैज्ञानिक अवधारणा है, तो उसके लिए भी हमें जो है वहाँ पर कलाकृति यहाँ पर मिल सकती हैं। देन संग्रहालय विभिन्न अवधियों और समाजों को चित्रित करने वाली कलाकृतियों और प्रदर्शनों को प्रदर्शित करके इतिहास, संस्कृति और कला के बारे में सीखने के लिए एक समृद्ध संदर्भ यहाँ पर प्रदान करता है, राइट? कि जो समाज को चित्रित करने वाली कलाकृति है, कि कोई हमने वैदिक एरा के पीरियड से कोई सोसाइटी थी, वो वहाँ पर कैसे होती थी, तो वो यहाँ पर उसके कलाकृतियों के माध्यम से यहाँ पर शो कर सकते हैं। देन इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस, हमारा जो सीखने का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अनुभव हो जाता है। संग्रहालयों में दृश्य और इंटरेक्टिव प्रदर्शन सीखने के अनुभव को बढ़ाते हैं, जिससे छात्रों को विषयों के साथ मूर्त और यादगार तरीके से जुड़ने की अनुमति मिलती है, कि एक तो आपको बस बताया जा रहा है, एक आप उस चीज़ को विजुअली देख रहे हो, तो उसको आप अच्छे से जो है समझ सकते हो। देन प्राइमरी सोर्स होता है एनालिसिस का। संग्रहालय जो है प्राथमिक स्रोत विश्लेषण होते हैं, तो संग्रहालय विश्लेषण के लिए प्राथमिक स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को महत्वपूर्ण सोच कौशल का अभ्यास करने और ऐतिहासिक या वैज्ञानिक कलाकृतियों से सीधे जानकारी की व्याख्या करने की अनुमति मिलती है, कि हम चीज़ों को देखकर उनका डायरेक्ट परसेप्शन हमारे लिए बन जाता है और उनसे सीधे जानकारी जो है हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। Then educational strategies. So guided tours and workshops. So plan guided tours or workshop to focus on specific themes aligning with the curriculum and learning activities, right? तो इस educational strategies के लिए हम क्या है, guided tour या workshops कर सकते हैं उस एरिया से रिलेटेड जो हमें यहाँ पर लेसन में कोई पढ़ना है। देन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हम कर सकती हैं, स्टूडेंट्स को एंकरेज कर सकते हैं कि भाई हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, डिस्कशन या ग्रुप प्रोजेक्ट्स में वो इन्वॉल्व हो। क्यूरिकुलम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट म्यूजियम विजिट्स इनटू द क्यूरिकुलम इंश्योरिंग दैट द टॉपिक्स कवर्ड अलाइन विद द जो है क्लासरूम लर्निंग, राइट? कि अगर हम हिस्ट्री का मान लो बच्चे को चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो हम ऐसे अगर साइंस का भी कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि कोई साइंटिफिक स्टडी अगर म्यूजियम में है, तो हम वहाँ पर जो है बच्चे को शो कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है बच्चा वहाँ पर रिटेन कर पाएगा। तो शैक्षिक रणनीतियाँ क्या है? निर्देशित पर्यटन और कार्यशालाएं हम बना सकते हैं। पाठ्यक्रम और सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्देशित पर्यटन या कार्यशालाओं की हमें योजनाएं बनानी है। देन प्रायोगिक ज्ञान होना चाहिए, कि भाई जो ज्ञान है उसको वो प्रयोग कर सके। एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों को करने चाहिए, ग्रुप में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, ये हमें चाहिए। देन पाठ्यचर्या का एकीकरण करना है, संग्रहालय के दौरों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें शामिल विषय कक्षा में सीखने के अनुरूप है, राइट? कि जो हमें कक्षा में सीखना था उसके अकॉर्डिंग, मान लो कोई विज्ञान का टॉपिक हम सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम म्यूजियम में जाकर उसको विजिट कर सकते हैं, कि उस चीज़ को हम अपनी आंखों से देख सकें। देन बोटेनिकल गार्डन क्या होता है और उनकी क्या यहाँ पर टीचिंग में जो है भूमिका होती है? सो प्लांट डाइवर्सिटी की स्टडी होती है यहाँ पर, जी पादप जो है हमारे पेड़ पौधे, उनकी विविधता का अध्ययन होता है। सो बोटेनिकल गार्डन्स प्रोवाइड अ लिविंग कलेक्शन ऑफ डाइवर्स प्लांट स्पीसीज अलाइंग स्टूडेंट टू स्टडी प्लांट बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी। तो वनस्पतिक उद्यान विविध पौधों की प्रजातियों का एक जीवंत संग्रह प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को पादप जीव विज्ञान, वर्गीकरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन करने की यहाँ पर अनुमति मिलती है। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें मिल जाती है, ठीक है? सो स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट इकोसिस्टम्स, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू गाइडेड टूर्स ऑफ बोटेनिकल गार्डन, राइट? कि जब हम गाइडेड टूर बच्चों को लेकर जाएंगे बोटेनिकल गार्डन में, तो उनको इकोसिस्टम है, कंजर्वेशन है, सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में नॉलेज मिल जाती है। हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, सो बोटेनिकल गार्डन्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग प्लांट कल्टिवेशन, प्रोपिगेशन एंड लैंडस्केप डिजाइन, तो इसकी भी वो जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देते हैं। देन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर होती है। बोटेनिकल गार्डन ओपन कंडक्ट रिसर्च प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद एक्सपोजर ऑन ऑनगोइंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, राइट? कि कोई इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर साइंटिफिक अगर चल रही है, तो वहाँ पर वो भी उसका जो एक्सपोजर जो है बच्चों को यहाँ पर देते हैं। तो पर्यावरण की शिक्षा में मिल जाती है। छात्र वनस्पतिक उद्यान के निर्देशित दौरों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र, संरक्षण और स्थिरता के बारे में जान सकते हैं। देन जो बागवानी की प्रथाएं हैं, तो वानस्पतिक उद्यान पौधों की खेती, प्रसार और प्रदर्शन डिजाइन से बागवानी का अध्ययन करने के भी अवसर हमें प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ अनुसंधान के अवसर, तो वानस्पतिक उद्यान अक्सर अनुसंधान करते हैं, जिससे छात्रों को चल रही वैज्ञानिक जांच से यहाँ पर अवगत कराया जा सकता है, कि भाई यहाँ पर क्या जांच चल रही है, उसके बारे में वो बच्चों को बता सकते हैं।
देन एजुकेशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, फील्ड ट्रिप्स एंड नेचर वॉक्स हम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप एंड नेचर वॉक्स टू एक्सप्लोर द प्लांट डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम विद इन द बोटेनिकल गार्डन, राइट, कि बोटेनिकल गार्डन में हम यहाँ पर फील्ड ट्रिप या नेचुरल वॉक्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि बच्चे उन चीज़ों को अच्छे से देख सके, एक्सप्लोर कर सके। देन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोजेक्ट्स हम बता सकते हैं, सो असाइन प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व प्लांट आइडेंटिफिकेशन, की इस प्लांट को आइडेंटिफाई करो, बायोडाइवर्सिटी सर्वे करवा सकते हैं, एंड स्टडी ऑफ plant adaptations. Then workshops and lectures, so arrange workshop or lectures by botanist, horticulturist और environmental scientist to supplement classroom learning, right, classroom learning को supplement करने के लिए यहाँ पर हम lectures जो हैं botanist से horticulturist हैं उनसे यहाँ पर दिलवा सकते हैं कि वो एक चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चों को समझा सके। तो इनकी शैक्षिक रणनीतियाँ क्या होंगी कि फील्ड यात्राएं जो हैं या प्राकृतिक भ्रमण बच्चों के लिए हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वनस्पतिक उद्यान के भीतर पौधों की विविधता और पारिस्थितिक तंत्र का पता लगाने के लिए क्षेत्र यात्राएं और प्रकृति है जो उसकी सैर का हमें आयोजन बच्चों को करना चाहिए कि भाई उसको सैर करे वो और चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर जान सके। देन अनुभवात्मक शिक्षक परियोजनाएं बनानी चाहिए, तो ऐसी परियोजनाएं सौंपे जिनमें पौधों की पहचान, जैव विविधता सर्वेक्षण या पौधों के अनुकूलन का अध्ययन यहाँ पर शामिल हो रहा है कि पौधों की पहचान कैसे करनी है, उनका सर्वेक्षण हम बच्चों से करा सकते हैं। देन कार्यशालाएं और व्याख्यान, तो कक्षा में सीखने को पूरक बनाने के लिए वनस्पति विज्ञानों, बागवानी विशेषज्ञों या पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा कार्यशालाओं या व्याख्यानों को व्यवस्थित करना, राइट, कि जो बागवानी के विशेषज्ञ हैं हम ऐसा करा सकते हैं कि भाई वो एक क्लास हमारी ले रहे हैं, एक सेमिनार हमारा ले रहे हैं कक्षा में, ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक वो हमारा कक्षा में एक सेमिनार ले रहे हैं, जिससे वो चीज़ों को अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छे तरीके से हमें बता सकते हैं। देन जोलॉजिकल गार्डन, राइट, जो प्राणी उद्यान है, सो एनिमल बिहेवियर की स्टडीज यहाँ पर की जाती है। जोलॉजिकल गार्डन्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू ऑब्जर्व एंड स्टडी एनिमल बिहेवियर, इकोलॉजी एंड अडेप्टेशन, राइट। तो प्राणी उद्यान है वो छात्रों को जानवरों के व्यवहार, उनकी पारिस्थितिकी और अनुकूलन का निरीक्षण या अध्ययन करने का अवसर जो है प्रदान करते हैं। इनके क्या होता है, कंजर्वेशन एजुकेशन होती है, सो स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू एग्जिबिट्स एंड एजुकेशन प्रोग्राम, राइट। तो इनके एग्जिबिट किसी एजुकेशन प्रोग्राम की वजह से बच्चे जान सकते हैं कि भाई कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है तो उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, या जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन वेटरनरी साइंस एक्सपोजर, सो सम जोलॉजिकल गार्डन्स ऑफर एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट एक्सपोज स्टूडेंट्स टू वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल केयर, राइट। तो कुछ ऐसे भी जोलॉजिकल गार्डन्स यहाँ पर होते हैं जो अपने वेटरनरी साइंस या एनिमल केयर के लिए जो है प्रोग्राम यहाँ पर बच्चों को ऑफर करते हैं, तो वो बच्चे कर सकते हैं। देन अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, सो स्टडिंग द डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीसीज इन अ जोलॉजिकल गार्डन प्रोवाइड इंसाइट इनटू एनिमल अडेप्टेशंस, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल नीश, राइट। तो अगर जोलॉजिकल गार्डन है वहाँ पर जो डाइवर्स रेंज है स्पीसीज की उसको हम समझ पाते, तो एक जो एनिमल है वो कैसे अडेप्ट करते किसी चीज़ को, कैसे उनका इवोल्यूशन होता है, उस चीज़ को हम इन डेप्थ में यहाँ पर समझ पाते हैं। तो संरक्षण शिक्षा वो प्रदान करते हैं, छात्र प्रदर्शनियों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के प्रयास या जैव विविधता के महत्व के बारे में सीख सकते हैं। पशु चिकित्सा है उसका वैज्ञानिक एक्सपोजर हम कर सकते हैं, तो कुछ प्राणी उद्यान शैक्षिक कार्यक्रम पेश करते हैं जो छात्रों को पशु चिकित्सा विज्ञान और जानवरों की देखभाल क्या है उससे भी परिचित कराते हैं, तो वो यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं। देन अनुकूलन और विकास, तो प्राणी उद्यान में प्रजातियों की विविध श्रृंखला का अध्ययन करने से जानवरों के जो अनुकूलन है उनका विकास कैसे हुआ है या पारिस्थितिक पहलू है वो बच्चे यहाँ पर अच्छे तरीके से जान सकते हैं। देन एजुकेशनल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, हम गाइडेड टूर्स या टॉक्स इनके ऊपर रख सकते हैं। सो अरेंज गाइडेड टूर्स लेड बाय नॉलेजेबल स्टाफ और इनवाइट जू कीपर्स टू गिव टॉक और एनिमल केयर एंड कंजर्वेशन, राइट। तो हम कोई जू कीपर या कोई स्पेसिफिक जो स्टाफ है उनको अरेंज कर सकते हैं ताकि वो बच्चों को नॉलेज दे सके एनिमल्स के बारे में, उनके केयर के बारे में। देन इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स लगा सकते हैं, यूज इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स टू एंगेज स्टूडेंट इन एक्टिविटीज दैट टीच कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एनिमल एनाटॉमी, बिहेवियर एंड अडेप्टेशन, राइट। तो हम ऐसे एग्जिबिट्स करा सकते हैं कि जिससे जो है बच्चों को एनिमल की एनाटॉमी है उनका बिहेवियर अडेप्टेशन के लिए स्पेसिफिकली जो कोई विशेषज्ञ यहाँ पर आकर पढ़ा सके। देन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम करा सकते हैं, असाइन प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व रिसर्च ऑन स्पेसिफिक एनिमल स्पीसीज, देयर हैबिटेट्स एंड कंजर्वेशन स्टेटस, राइट, कि किसी स्पेसिफिक एनिमल स्पीसीज के ऊपर उनके हैबिटेट के ऊपर कोई कंजर्वेशन स्टेटस है तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यहाँ पर बच्चों से करा सकते हैं। तो इनकी शैक्षिक रणनीतियाँ क्या होंगी, निर्देशित पर्यटन और वार्ता हम बच्चों से करा सकते हैं, जानकार
कर्मचारियों से नेतृत्व में निर्देशित पर्यटन की व्यवस्था करें, या जानवरों की देखभाल और संरक्षण पर बातचीत के लिए जो चिड़ियाघर के संचालन है उनको आमंत्रित कर सकते हैं कि भाई वो जानवरों की कैसे देखभाल यहाँ पर करते हैं। इंटरेक्टिव प्रदर्शन हम करा सकते हैं, तो छात्रों को जानवरों की शारीरिक संरचना, व्यवहार और अनुकूलन से संबंधित अवधारणाओं को सिखाने वाली गतिविधियों में संलग्न करने के लिए इंटरेक्टिव प्रदर्शनों का उपयोग भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। देन परियोजना आधारित ज्ञान, तो ऐसी परियोजनाएं सौंपें जिनमें विशिष्ट पशु प्रजातियों, उनके आवास या संरक्षण की स्थिति पर शोध शामिल हो, तो बच्चे परियोजनाओं पर आधारित ज्ञान भी यहाँ पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। डिस्कस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, राइट, कि जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि कितना उन्होंने सीखा या नहीं है, उसका कंसेप्ट क्या है। सो इवैल्यूएशन इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग, measuring and documenting the extent to which educational objectives and outcomes are achieved, right, कि जो भी हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमने बच्चे को ये पढ़ाया तो इस क्लास में बच्चे को ये आ जाना चाहिए था, क्या क्या आउटकम्स हमें दिख रहे हैं, क्या क्या उसने अचीव कर लिया, तो उनको असेस करते हैं, मेजर करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं, राइट, जैसे हम रिपोर्ट कार्ड बच्चों का बनाते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड स्टूडेंट लर्निंग, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि भाई हम जिस तरीके से समझा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इफेक्टिवनेस कितनी है हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स की, और क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है हम इसमें ज़्यादा और बना सकते हैं कि बच्चे और अच्छे तरीके से यहाँ पर उनके आउटकम्स निकल के आए, अच्छे तरीके से वो सीख सके। तो मूल्यांकन की अवधारणा क्या है। शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने की सीमा का आकलन करने, मापने और दस्तावेजीकरण करने की व्यवस्थित प्रक्रिया से, राइट, कि किस सीमा तक जो है बच्चों ने इस चीज़ को सीखा है जो हम उनको सिखाना चाह रहे थे, उसका हम आकलन करते हैं, उसको मापते हैं, दस्तावेजीकरण करते हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड बच्चे का बनाते हैं कि भाई A+ है बच्चा इस सब्जेक्ट में कि बहुत अच्छा सीख रहा है, B है, B+ है, C+ है, ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं। इसमें शैक्षिक कार्यक्रमों, निर्देशात्मक रणनीतियों और छात्र की सीखने की प्रभावशीलता के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना शामिल है, राइट। तो इससे क्या होगा, जो शैक्षिक कार्यक्रम है ना, उसमें कोई अगर रणनीतियाँ हमें बनानी है कि हम निर्देश अच्छे से नहीं दे पा रहे, जिससे बच्चे उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहे, तो वो बना सकते हैं कि कैसे जो है छात्र यहाँ पर प्रभावशीलता से इस कंसेप्ट को सीख सकें। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इवैल्यूएशन, तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इवैल्यूएशन इज एन ऑनगोइंग साइक्लिकल प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट द एंटायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। इट इज नॉट लिमिटेड टू द एंड ऑफ टर्म असेसमेंट्स बट इज इंटीग्रेटेड टू डेली टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज, राइट, कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेली हम बच्चों को असेस करते हैं, जैसे हम टेस्ट लेते हैं क्लास में या इन बिटवीन आ लेक्चर की बच्चों से पूछते हैं कि भाई बताना हमने क्या बताया था, आपको इसके बारे में क्या और इन्फॉर्मेशन, राइट। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप है। सो इवैल्यूएशन एनकम्पास वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग student performance, curriculum effectiveness, teaching methods and overall program outcomes. It provides a holistic view of educational process, right? तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, करिकुलम इफेक्टिवनेस कैसी है, टीचिंग मेथड हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं नहीं करें, तो उनका सबका एक ओवरऑल हम बोल सकते हैं आउटकम हमें दिखाता है। तो मूल्यांकन की प्रकृति क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, दैट इज होती रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार खत्म हो गया फिर बिल्कुल एंड टर्म में हम एक बार एग्जाम लेकर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मूल्यांकन डेली भी करते हैं। जैसे बच्चों से क्लास में पूछ लिया कि आपको क्या आता है, हम टेस्ट लेते रहते हैं, राइट, सेशनल एग्जाम्स लेते हैं। तो मूल्यांकन एक सतत चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रक्रिया जो होती रहती है, ऑनगोइंग, राइट, तो जो संपूर्ण शैक्षिक अनुभव के दौरान होती रहती है। यह सत्र के अंत के मूल्यांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके दैनिक शिक्षण और सीखने की गतिविधियों में भी एकीकृत किया गया है, राइट, कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम डेली भी उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो एक सतत प्रक्रिया ये है। इसका व्यापक दायरा है। तो मूल्यांकन में छात्र के प्रदर्शन, उसके पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, शिक्षण विधियां और समग्र कार्यक्रमों के परिणाम सहित विभिन्न पहलू शामिल है, राइट, कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना प्रभावशील है, छात्र का प्रदर्शन कैसा है, शिक्षण विधियां हम अच्छे यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यह शैक्षिक प्रक्रिया का एक समग्र दृष्टिकोण जो है हमें प्रदान करता है। मल्टीफेसेटेड अप्रोच है। सो different evaluation methods such as formative and summative assessment, self-assessment, peer assessment and standardized testing are used to gather diverse information about student progress and program effectiveness, right? तो हम कई टाइप से evaluation करते हैं कि भाई हमने summative assessment कर ली, एक बार सेमेस्टर वाइज देख लिया, कोई यहाँ पर टेस्ट ले लिया है हमने मंथ में, ठीक है, या एक थ्रू आउट कंप्लीट ईयर का हम टेस्ट ले रहे हैं, पीयर असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे खुद की असेसमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच ये होती है, पर्पसफुल होती है। Evaluation serves specific purposes
such as improving teaching and learning, informing instructional decisions, guiding curriculum development and providing feedback for continuous improvement, right? तो पर्पसफुल होती है कि भाई हमारी टीचिंग सुधर सके, बच्चा अच्छे से सीख सके और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट जो उसमें हो सके. देन स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मे बी इन्वॉल्व इन द इवेल्युएशन प्रोसेस, राइट? कि अगर बच्चे को पढ़ा रहे तो उसके फैमिली वालों को भी पता चलेगा कि भाई उसका जब हम इवेल्युएशन कर देंगे कि हमारा बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, वो उसको अच्छे से समझा सकते हैं, राइट? कि कोई गवर्नमेंट है या कोई इंस्टीट्यूशन है वो कोई पॉलिसी बनाना चाह रहा है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो भी जो सारा इवेल्युएशन के ऊपर निर्भर यहाँ पर करता है. सो ईच स्टेक होल्डर ग्रुप मे हैव यूनिक पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट. तो बहुआयामी दृष्टिकोण होता है मूल्यांकन का. छात्र प्रगति और कार्यक्रम प्रभावशीलता के बारे में विविध जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन विधियां जैसे कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और माननीकृत परीक्षण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, राइट? हमने देखा कि भाई कितने डिफरेंट टाइप के मूल्यांकन यहाँ पर होते हैं कि हम उनसे एक साल में एक बार पेपर ले रहे हैं उनके, या 6 महीने में पेपर ले रहे हैं, उनके टेस्ट ले रहे हैं हम, ठीक है, वो खुद से मूल्यांकन कर रहे हैं, सहकर्मी उनका मूल्यांकन कर रहे हैं. तो एक बहुआयामी दृष्टिकोण जो है इसका होता है. उद्देश्यपूर्ण ये होता है हमारा मूल्यांकन. तो मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे शिक्षण और सीखने में सुधार करना, निर्देशात्मक निर्णयों को सूचित करना, पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शन करना और निरंतर सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना, राइट? तो इसका ये उद्देश्य होता है कि भाई जो हमारी सीखने की प्रक्रिया उसमें निरंतर ये सुधार यहाँ पर कर सके. इसमें जो हितधारक होते हैं तो उनकी भी भागीदारी होती है. तो जो हितधारक है जैसे शिक्षक हो गया, छात्र हैं, अभिभावक हैं, प्रशासक हैं या कोई नीति निर्माता है, तो इनके सहित ये हितधारक इसमें शामिल हो सकते हैं. प्रत्येक हितधारक समूह के अद्वितीय दृष्टिकोण या रुचियाँ जो है उस टीचिंग के लिए यहाँ पर हो सकती हैं. देन नीड क्या है इवैल्यूएशन की? सो इम्प्रूवमेंट फॉर फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट. तो हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए फीडबैक मिल जाती है कि भाई बच्चे को साइंस समझ में नहीं आ रही, तो क्या पता साइंस वाला टीचर यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हो कि और सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है, राइट? या क्या कंसेप्ट, अगर पर्टिकुलरली साइंस में कोई कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं हो रहा है तो वो देखेंगे कि भाई उस कंसेप्ट को पढ़ाते टाइम जो है टीचर ने कैसे समझाया था, या बच्चा कैसे वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को ले रहा था, मतलब बच्चा एक्टिवली वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले रहा था या नहीं ले रहा था. तो फीडबैक हमें मिल जाती है इंप्रूवमेंट करने के लिए. एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, राइट? कि हम हवा में बातें नहीं करते कि भाई आप इसमें इंप्रूवमेंट करो, इसमें इंप्रूवमेंट करो. हमें देखता है कि भाई अगर पूरी क्लास का रिजल्ट किसी एक सब्जेक्ट में जा रहा है तो भाई कि वो टीचर यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है, बच्चे उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम उसके ऊपर कर सकते हैं. देन अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट? कि ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं कि भाई हाँ इस प्रोसेस में यहाँ पर कोई ना कोई जो है कमी रह गई जिसकी वजह से जो है बच्चे इस चीज़ को अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाए हैं. तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? सुधार के लिए प्रतिक्रिया हमें मिल जाती है, राइट? कि अगर टीचर की बात है, टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहा, बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो उसके जो निर्देश हैं उसमें सुधार करना पड़ेगा, उसका पढ़ाने का तरीका चेंज होगा, तो उसके सुधार के लिए हमें बच्चों से प्रतिक्रिया मिल जाती है, ठीक है? कि अगर मान लो एक ही सब्जेक्ट में सारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो हमें पता चलेगा ना कि भाई उस सब्जेक्ट के टीचर ने ही ऐसा कुछ किया है कि वो अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं चीज़ों को. देन साक्ष्य आधारित निर्णय लेते हम साक्ष्य मिल जाते हैं हमें, राइट? कि मान लो एक बच्चा किस सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा चल रहा है लेकिन एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं चल रहा, तो हमें दिखेगा ना कि भाई वो उस सब्जेक्ट में बच्चा ऐसा क्यों नहीं चल रहा, उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है. तो साक्ष्य हमारे पास होते हैं, हम ऐसे हवा में कोई बात नहीं करते हैं. जवाबदेही हमारे पास हो जाती है कि अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई आपने ये नीति निर्माण क्यों किया, ये स्ट्रेटेजीज क्यों चेंज की हैं, ठीक है, आप पहले वाले तरीके से क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो एक जवाबदेही हमारी हो जाती है. जैसे माता पिता या कोई भी है उनको हम साक्ष्य यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं, राइट? देन क्वालिटी एश्योरेंस होती है, ठीक है? अगर हम कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन करते हैं तो क्वालिटी हमारी बढ़ती है, ठीक है? कि जो जो ड्रॉबैक्स है हमारे, जो जो कमियां थी हमारी टीचिंग में, हम उनको कम करते हैं. इंडिविजुअल सपोर्ट यहाँ पर देते हैं, राइट? कि जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं वो पर्टिकुलर बच्चे का करते हैं, हम देखते हैं कि भाई किस कंसेप्ट में जो है बच्चा लैग कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उस बच्चे को जो नीड है वो हम यहाँ पर समझ पाते हैं और उसके लिए टारगेटेड सपोर्ट और इंटरवेंशन हम उस बच्चे को प्रोवाइड कर पाते हैं. तो गुणवत्ता आश्वासन हम दे सकते हैं, राइट? कि जब हम सभी कमियों को यहाँ पर देख कर दूर कर रहे हैं तो हमारी गुणवत्ता वहाँ पर टीचिंग की बढ़ जाएगी, ठीक है? बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे. और व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करता है, राइट? कि एक बच्चे की जब असेसमेंट होती है तो हम देखते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है? तो उसकी हम जो छात्र की जो ज़रूरतें हैं उनकी यहाँ पर पहचान करते हैं और उनके लिए लक्षित समर्थन, ठीक है, कि उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम समर्थन देते हैं और हस्तक्षेप जो है उस बच्चे को प्रदान करते हैं.
Then program evaluation. So institution often conduct program evaluation to assess the effectiveness of entire educational program or initiatives. This type of evaluation helps in making decisions about a program continuation, modification and discontinuation, right? कि कोई प्रोग्राम चल रहा है उसकी जो है इवेल्युएशन करते हैं कि भाई उस प्रोग्राम से बच्चों पर क्या इफेक्ट हुआ है, उसको हमें चलाना चाहिए, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए या उसको हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ठीक है? तो प्रोग्राम इवेल्युएशन भी हम कर सकते हैं. लीगल और एथिकल कंप्लायंस यहाँ पर होती है. सो इवेल्युएशन हेल्प्स इंश्योर दैट एजुकेशन प्रैक्टिसेस adhere to legal and ethical standards. It can assess whether schools are meeting legal requirements and ethical obligations in providing education, right? कि भाई जो एजुकेशन है, जो स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशन है, वो एथिकली बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो इस बात का हमें भी इसका का भी हमें जो है मूल्यांकन से पता लग जाता है. Then motivation and recognition. So evaluation can motivate students and educators by recognizing and celebrating achievements. Positive feedback and acknowledgement of accomplishments contribute to a positive learning environment, right? तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है. मान लो अगर किसी बच्चे ने अच्छा किया है तो उसको लगेगा कि भाई मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है तो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा. अगर किसी बच्चे के कम आए तो हम उसको मोटिवेट यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई देखो आपने लास्ट टाइम से अब इतना इंप्रूव किया तो अब आप और आगे जा सकते हो, ठीक है? आपको कहाँ सुधार की ज़रूरत है, इससे आप जो है आगे जाके टॉप कर सकते हो. तो इन चीज़ों में जो है यहाँ पर सुधार आता है, मोटिवेशन जो है बच्चों को होता है. तो कार्यक्रम का मूल्यांकन कर सकते हैं, राइट? कि कोई संपूर्ण कोई शैक्षिक कार्यक्रम है तो उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई क्या इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या हमें इस कार्यक्रम को ख़त्म कर देना चाहिए, इसमें कोई ठीक है मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, संशोधन करना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए. साथ ही हम जो है मूल्यांकन से देख सकते हैं कि इसमें कानूनी और नैतिक अनुपालन है या नहीं है, राइट? कि कानूनी तरीके से जो शिक्षा है वो अच्छे तरीके से बच्चों को दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, तो उसका हम देख सकते हैं. साथ ही साथ बच्चों को प्रेरणा और मान्यता मिलती है, राइट? कि कोई बच्चा अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो वो मोटिवेटेड होता है और अच्छे तरीके से पढ़ता है, और अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है देखो कि एक सब्जेक्ट में आपके कम है, अगर आप एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा करते तो आप टॉप कर सकते थे. तो ऐसे करके जो है उनमें प्रेरणा का स्रोत जो है मूल्यांकन उनका बन जाता है. Then our next is norm referenced evaluation. तो norm referenced evaluation क्या होती है? Norm referenced evaluation compares an individual performance against the performance of a group to determine the relative standard or rank, right? तो norm reference में पता है क्या होता है? एक individual होता है यहाँ पर, जैसे 6th क्लास का कोई बच्चा है और एक ग्रुप है पूरा 6th क्लास का, राइट? तो वो देखते हैं कि भाई इस ग्रुप में जो है इस बच्चे की क्या रैंक है, ये इस ग्रुप में फर्स्ट रैंक पे है, 30th रैंक पे है, 15 रैंक पे क्या है, ठीक है? तो इस बच्चे को यहाँ पर कंपेयर किया जाता है इसी की एज वाले, इसी के जो है सेम स्टैंडर्ड के एक ग्रुप के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है? इट फोकसेस ऑन हाउ वेल एन इंडिविजुअल कंपेयर्स टू अदर्स इन ग्रुप, है ये देखते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल यहाँ पर इन बच्चों से कंपैरिजन में कितना अच्छा कर रहा है. तो इसकी नीड क्या है? यूजुअल फॉर रैंकिंग और सॉर्टिंग स्टूडेंट. तो ये रैंकिंग देता है स्टूडेंट को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है? कि अगर हमें बिल्कुल टॉप 5 बच्चे चाहिए तो उनको हम निकाल सकते हैं. ऑफन यूज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही तो होता है, हमें रैंक मिलती है और रैंक के अकॉर्डिंग हो जाता है ना कि पहले 100 रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया, लास्ट वालों का नहीं हुआ है. देन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड टू पीयर्स, राइट? अब बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाता है कि इसने ऐसा किया है और उसका जो साथी है उन्होंने ऐसा किया है, राइट? तो इनके बीच में यहाँ पर कंपैरिजन हो जाती है. मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल को एक ग्रुप के साथ कंपेयर यहाँ पर किया जाता है, राइट? कि एक कोई 6th क्लास का बच्चा है तो उसको 6th क्लास में कंपेयर किया जाएगा कि भाई इसके बच्चे की क्लास में रैंक कितनी है, राइट? तो ऐसे जो है उसका कंपैरिजन किया जाता है. मानक संदर्भित मूल्यांकन किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना एक समूह के प्रदर्शन से करता है, राइट? कि एक व्यक्ति और ये समूह, इसके बीच में कंपैरिजन होती है कि भाई इस बच्चे की जो है यहाँ इस पूरी क्लास में फर्स्ट रैंक है, 8th रैंक है, 9th रैंक है, क्या रैंक है, राइट? कि इस ग्रुप में जो सभी बच्चों के साथ जब इसको पढ़ा रहे हैं तो इसकी रैंक क्या आ रही है. तो इसमें रैंक निर्धारित करते हैं. यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कोई व्यक्ति समूह में दूसरों से कितनी अच्छी तुलना करता है, राइट? कि क्या इस समूह के इससे बच्चे की तुलना करते हैं कि भाई इनमें ये कितना अच्छा कर रहा है. इसमें रैंकिंग या वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है. अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, राइट? जैसे हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही होता है तो उसमें रैंक की तो मिलती है हमें कि फर्स्ट 100 रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया है और बाकी के बच्चे रह गए हैं, तो वो हमारा यही होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन. इसमें साथियों के सापेक्ष एक छात्र के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, राइट? कि इसके साथी इतना अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे और ये बच्चा यहाँ पर कितना अच्छा जो है कर रहा है. देन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, राइट? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है? इसमें बस ऐसा होता है कि भाई अगर आपके जैसे एक क्राइटेरिया रख दिया कि 50% आ गए तो आप पास हैं, ठीक है? अबव 50%, राइट? और बिलो 50% आ गए
तो आप फेल हैं, राइट। जैसे सीटेट हो गया हमारा, 90 से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो हम सीटेट क्लियर कर पाएंगे, और अगर 90 से कम है तो सीटेट क्लियर नहीं होगा, उसमें कोई रैंकिंग आपको नहीं दी जाती है। सो क्राइटेरिया एंड रेफरेंस टेस्ट इवेल्युएशन असेस एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ क्राइटेरिया, राइट, कि एक सेट ऑफ क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया यहाँ पर सेट कर दिया है, उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर बच्चे की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि क्या बच्चा पास हो पाया या नहीं हो पाया। तो ये इंडिपेंडेंट होती है और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की होती है, इसमें हम किसी से कंपेरिजन नहीं करते हैं। सो फोकसेस ऑन वेदर द इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और स्टैंडर्ड, राइट। तो इसमें हम उस बच्चे का ही देखते हैं कि क्या भाई बच्चे को इतनी नॉलेज है कि वो इस टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज, राइट। तो ये मास्टरी के बारे में दिखाता है, हमें ज़्यादा कंपेरिजन नहीं होता, हमें दिखाता है कि भाई आपको ये कंसेप्ट है, इसमें कितनी मास्टरी है, क्या आप इसमें पास हो पाए या नहीं हो पाए। यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर स्टूडेंट्स मीट प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम, राइट, कि जो उनके लर्निंग आउटकम्स हैं प्री डिटरमाइंड, उनको यहाँ पर बच्चा अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, क्या वो 50% से ज़्यादा ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो ये डिटरमाइन हम कर पाएंगे। एम्फोसाइजेस इंडिविजुअल ग्रोथ एंड अचीवमेंट, राइट, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उस बच्चे की ग्रोथ और अचीवमेंट के बारे में बात होती है, उसकी कंपेरिजन किसी से नहीं होती है। तो नेक्स्ट है हमारा मानक संदर्भित मूल्यांकन। ज़्यादा पास और 50% से अगर कम आपके आए तो फेल, ये होता है आपका मानक संदर्भित, ठीक है। तो इसमें किसी से कंपैरिजन आपकी नहीं होती है, बस सीधा दिखाया जाता है कि भाई अगर आपके 50% से ज़्यादा तो आप पास हो जाओगे, और अगर आपके 50% से कम है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। जैसे हमारा सीटेड होता है कि 90 नंबर से ज़्यादा अगर आपके आगे तो सीटेड क्लियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। वो होता है हमारा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। इसमें हमारी किसी से कंपैरिजन नहीं होती, बस एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है कि भाई अगर आपका जो है इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि भाई 50% से अगर आपके ज़्यादा आगे तो पास और कम आगे तो फेल, ठीक है। तो इसमें व्यक्तियों से स्वतंत्र एक निर्धारित मानक, ठीक है, कि जो निर्धारित मानक है हमारा, उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आकलन करते हैं कि भाई अब बच्चे का प्रदर्शन यहाँ पर क्या है। तो इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या व्यक्ति ने किसी विशिष्ट उद्देश्य या मानक यहाँ पर हासिल किए या नहीं किए, कि क्या बच्चे ने इतने अच्छे से पढ़ा है कि वो 50% से ज़्यादा लेकर आ सकता है, नहीं लेकर आ सकता है। उसमें बस ये चेक किया जाता है, किसी दूसरे के साथ तुलना उसकी नहीं की जाती। तो विशिष्ट कौशल या किसी ज्ञान की निपुणता देखने के लिए हम इसको चेक करते हैं, और यह निर्धारण करने के लिए उपयोगी कि भाई छात्र जो पूर्व निर्धारित सीखने के परिणाम है, ठीक है, क्या वो इसको पूरा कर पाया है या नहीं कर पाया है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत विकास और जो उपलब्धि है बच्चे की, उन पर भी ये जोर देता है। देन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का कंसेप्ट क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स असेसिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग एकेडमिक को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, राइट। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो सारे एस्पेक्ट है, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, एकेडमिक कैसा है, तो पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं बच्चे की, यहाँ पर उसको इवेलुएट करते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई बच्चा पढ़ाई में अच्छा लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं, तो हमने क्या किया, उसकी सभी स्पोर्ट्स की भी एनालिसिस कर ली, उसका भी इवेल्युएशन कर लिया कि भाई स्पोर्ट में बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो एक हॉलिस्टिक व्यू हमें बच्चे की एबिलिटीज़ का, टैलेंट्स का और स्किल्स का प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू। देन एनकरेज अ मोर इंक्लूसिव असेसमेंट बियॉन्ड अकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट, कि अकेडमिक परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर ये काम करता है। ऐसा नहीं कि खाली अकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर ही हम कुछ यहाँ पर असेसमेंट बच्चे की कर रहे हैं। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, राइट, और ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है, राइट, तो वो हम यहाँ पर इवेलुएट कर पाते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन में एक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का आकलन शामिल है, जैसे शैक्षणिक, सह पाठ्यचर्या या पाठ्येतर गतिविधियां कैसी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बच्चा क्लास में कैसा कर रहा है बस उसको हम देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भाई बच्चा बात अच्छे तरीके से कर रहा है, उसके जो संचार के कौशल है वो कैसे हैं, खेल कौशल बच्चे के कैसे, तो सभी तरीके से जो है बच्चे का हम व्यापक मूल्यांकन यहाँ पर करते हैं। तो एक छात्र की क्षमताएं कितनी है, उसकी क्या क्या प्रतिभाएं हैं, क्या पता वो क्लास में अच्छा ना और गेम में बहुत अच्छा हो, तो उसकी जो प्रतिभा है या कौशल है उनका एक समग्र दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है। शैक्षणिक प्रदर्शन से परे अधिक समावेशी मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, राइट। ऐसा नहीं कि खाली शैक्षणिक प्रदर्शन, अगर बच्चा 10 में से 10 लेकर आ रहा है तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसका और कोई स्किल यहाँ पर डेवलप नहीं है तो उसके बारे में भी यहाँ पर पता चल जाता है, और एक छात्र के समग्र विकास की पहचान करने में जो है ये हमारी मदद करता है। देन अब कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन क्या होती है?
Continuous evaluation involves assessing a student's progress and learning throughout the academic year rather than relying on a single final examination, right? तो कॉन्टिन्यूस इवेल्यूशन में कि बच्चा पूरा साल जो उसकी इवेल्यूशन होती है कि भाई कैसे जो है पढ़ रहा है, टेस्ट में मार्क्स कैसे आए हैं, ठीक है, रेदर देन कि भाई आप एक पूरा एक साल में एक बार बच्चे का एग्जाम लेते हो और उसके ऊपर इवेल्यूएट करते हो। इसमें आपकी कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है, ठीक है, कि इस मंथ में टेस्ट लिया था, बच्चे ने इतना परफॉर्म किया था, नेक्स्ट मंथ में ऐसे किया है। सो एनकरेजेस ऑनगोइंग फीडबैक एंड एडजस्टमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, राइट, कि अगर हमने एक मंथ में टेस्ट लिया, मंथली टेस्ट, उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस अगर कम हो रही है तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि भाई क्या तरीका है जिससे बच्चे को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा सकते हैं। देन सपोर्ट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर टाइमली इंटरवेंशन, राइट। अगर हमें देखो, अगर मंथली हमने ले लिया टेस्ट बच्चे का, तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि भाई बच्चे ने किस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए टाइमली जो है हम यहाँ पर इंटरवेंशंस ले सकते हैं। रिड्यूसेस द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद हाई स्टेक्स एग्जाम, राइट। और जब कॉन्टिन्यूस एग्जाम होते रहते हैं ना, तो बच्चों के अंदर से डर चला जाता है कि भाई हमारे तो एग्जाम है, क्योंकि उनके डेली एक हैबिट उनकी बन जाती है कि भाई आपको एग्जाम देने हैं, कभी वीक में, कभी मंथ में, तो आप एक ईयरली एग्जाम भी दे सकते हो। उसके लिए एक्स्ट्रा कोई प्रेशर उनके ऊपर यहाँ पर नहीं आता है। तो सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन में एक अंतिम परीक्षा पर निर्भर रहने की बजाय पूरे शैक्षणिक वर्ष में छात्र की प्रगति और सीखने का आकलन करते हैं, राइट। कि एक आपका एग्जाम होता है ना कि पूरा साल में एक बार लिया जाता है, वो नहीं होता है। ये होता है कि भाई आपका जो टेस्ट होते हैं क्लास में, फिर मंथली टेस्ट होते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट होते हैं, उन सबको देखा जाता है कि भाई बच्चे ने पहले इस मंथ में ऐसे यूनिट टेस्ट लिए तो इतने मार्क्स आए, फिर दूसरे मंथ में इतने मार्क्स आए, ठीक है। तो पूरा साल आपकी जो जैसा पढ़ाई की है उसका इवेल्यूशन यहाँ पर होता है, उसका मूल्यांकन होता है। तो ठीक है, अगर शिक्षक रणनीतियों की चल रही प्रतिक्रिया और समायोजन को प्रोत्साहित करती है, राइट, कि मैंने आपको ये यूनिट कराई, यूनिट के बाद मैं टेस्ट लूँगी, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे वहीं पर पता चल जाएगा कि मेरी शिक्षण रणनीतियों में क्या कमी रह गई थी कि जो आपको यहाँ पर समझ में अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, तो उसको मैं वहीं पर ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। तो टाइमली ठीक हो जाएगा। और एक होता कि भाई मेरे को अगले साल पता चलता वो एग्जाम लेने के बाद कि आपको समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसमें चल रही प्रतिक्रिया पर समायोजन हम कर सकते हैं। साथ ही साथ सीखने के अंतराल की पहचान में सहायता करता है और समय पर हस्तक्षेप के अवसर प्रदान करता है, कि सीखने के बीच में ही हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा, और समय पर उस चीज़ में हस्तक्षेप करके उस चीज़ को यहाँ पर बच्चे को सिखा सकते हैं। उच्च जोखिम वाली परीक्षाओं से जुड़े तनाव को जो भी ये कम करता है, राइट। एक तो बच्चे को कभी एग्जाम ना लो तो आपको अगर बोलोगे भाई एक साल बाद आपका एग्जाम है, तो उनको तनाव हो जाएगा, राइट। अब क्या हो रहा है, अब वो डेली तो टेस्ट दे ही रहा है, कभी यूनिट टेस्ट, कभी मंथली टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो उनको हैबिट हो जाती है, तो वो जो तनाव होता है उनका एग्जाम का, वो उनका कम हो जाता है। देन स्कॉलिस्टिक एंड कॉस्कोलिस्टिक असेसमेंट। तो स्कॉलिस्टिक असेसमेंट क्या होती है? इट फोकसेस ऑन इवेलुएटिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, राइट। तो बच्चे की सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है, उसकी समझ क्या है, और कैसे उसकी एप्लीकेशन वो कर पाता है, ये हम देखते हैं स्कॉलिस्टिक असेसमेंट में। इट सिग्निफाइज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी इन वेरियस सब्जेक्ट, राइट, कि किस सब्जेक्ट में बच्चा जो है ज़्यादा अच्छा कर रहा है वो हमें पता लग जाता है। ऑफन इंक्लूड्स रिटन एग्जाम, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट, राइट। इसमें हम रिटन एग्जाम, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो है इंक्लूड करते हैं। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक मूल्यांकन हम कर रहे हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन क्या है? तो इसमें विषय ज्ञान, ठीक है, कि किस विषय में बच्चे का ज्ञान ज़्यादा है, समझ या उसके अनुप्रयोग है, उसके सहित छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन हमें पता चल जाता है। इसमें विभिन्न विषयों में छात्र की दक्षता क्या है उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और इसमें अक्सर लिखित परीक्षा, कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट शामिल होते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि भाई बच्चे को यहाँ पर कितना ज्ञान इस चीज़ के बारे में जो है। देन कॉस्कोलिस्टिक असेसमेंट में क्या होता है? कॉस्कोलिस्टिक असेसमेंट इवेलुएट्स एस्पेक्ट्स अदर देन एकेडमिक, राइट। अब ये पढ़ाई वाली चीज़ों को छोड़ देता है और दूसरी एक्टिविटीज जैसे लाइफ स्किल होगी, वैल्यूज होगी, फिजिकल हेल्थ होगी या इमोशनल वेलबींग, ये उनको चेक यहाँ पर करता है। सो ऑफर्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट, कि पढ़ाई के अलावा बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर कैसी हो रही है उन चीज़ों को देखता है। एनकरेजेस द रिकॉग्निशन ऑफ नॉन एकेडमिक टैलेंट्स एंड स्किल, राइट, कि जो नॉन एकेडमिक टैलेंट है, मान लो कोई बच्चा पढ़ने का उसने देखा ही नहीं अच्छा है बुरा है, अब देख रहे कि भाई स्पोर्ट्स में बच्चा क्या अच्छा कर सकता है, नहीं कर सकता, या कोई और जो है क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर है या नहीं है। इंक्लूड्स असेसमेंट इन एरियाज लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। तो इन एरियाज में जो ये बच्चे की असेसमेंट करता है। सह शैक्षिक क्या है? अब सह शैक्षिक मूल्यांकन में शिक्षा के अलावा जो पहलू है, जैसे जीवन कौशल बच्चे का कैसे है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, मूल्य कैसे हैं, या भावनात्मक कल्याण क्या है,
उनका यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। ये एक छात्र की समग्र विकास और अधिक व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, राइट, कि भाई पढ़ाई के अलावा जो बच्चा यहाँ पर कैसा कर रहा है, ठीक है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, उसके भावनात्मक कल्याण है या नहीं है, क्या वो डिप्रेशन में या नहीं है, ठीक है। ये गैर शैक्षिक प्रतिभाओं और कौशलों की पहचान को प्रोत्साहित करता है कि क्या बच्चा खेल में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कला है, या उसका व्यक्तित्व विकास है वो कैसा हो रहा है, तो उसका मूल्यांकन हम यहाँ पर कर पाते हैं। देन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है? फर्स्ट इज आर ऑब्जर्वेशन, जो टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज, डिस्कशन और ग्रुप वर्क। तो यहाँ पर जो टीचर है, क्लास में कोई एक्टिविटी, डिस्कशन या ग्रुप वर्क हो रहा है तो बच्चे को ऑब्जर्व करता है, रियल टाइम इंसाइट देता है यहाँ पर बच्चों को, उनको समझ पाता है और उनके एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन को यहाँ पर जो है टीचर जो है बढ़ाने की कोशिश करता है। क्वेश्चनिंग वो साथ साथ में करता है, ठीक है, जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो वो बच्चों से क्वेश्चन क्लास में पूछता है। सो आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग और आफ्टर अ लेसन टू गॉज स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन, राइट, कि लेसन के बीच में, लेसन कंप्लीट करने के बाद वो देखते कि भाई बच्चों को कितना समझ में आया, तो उसके लिए क्वेश्चनिंग करते हैं। एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड हेल्प्स आइडेंटिफाइंग मिसकंसेप्शन, राइट, तो यहाँ पे बच्चे का पार्टिसिपेशन देखते हैं, कोई मिसकंसेप्शन अगर बच्चे को है तो उसको दूर करने का जो है वो ट्राई करते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए क्या क्या उपकरण या तकनीकें हैं? तो शिक्षक कक्षा की गतिविधियां, चर्चाओं या समूह के दौरान बच्चों का निरीक्षण कर लेते हैं कि क्लास में ही बच्चों की यह मूल्यांकन करते हैं। छात्रों की समझ, जुड़ाव और भागीदारी की वास्तविक समय में उनका पता चल जाता है कि बच्चा अच्छे तरीके से जो है क्लास में अटेंशन दे रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो इंस्टेंटली जो है टीचर को पता चल जाता है। इसमें यहाँ पर टीचर जो है प्रश्न पूछता है बच्चों से, तो छात्रों की समझ को मापने के लिए पाठ के दौरान या उसके बाद उनसे प्रश्न पूछता है और छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, और गलत फहमियाँ अगर उन्हें कुछ है, ठीक है, तो उनको भी साथ साथ में वो दूर करता है। देन क्विज या टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं, शॉर्ट क्विज, ठीक है, कि बच्चों को वो कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, शॉर्ट टेस्ट ले सकते हैं। पीयर असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई एक बच्चा बता रहा है तो दूसरे से हम पूछेंगे क्या ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, ठीक है। इससे जो है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा इंक्रीज होती है और कोलैबोरेशन जो है क्लास में बढ़ता है। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं कि भाई खुद से वो कैसा कर रहा है दूसरे बच्चों को देखकर, ठीक है। फोस्टर्स मेटाकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर लर्निंग। इसके साथ साथ उसकी जो मेटाकॉग्निशन स्किल, राइट, मेटाकॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, राइट, कि अपनी सोच में सोचना की कोई प्लानिंग वहाँ पर बच्चा कर लेता है, और जो उसकी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाती है, उसके बारे में उसको यहाँ पर ज्ञान मिलता है कि उसकी लर्निंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर है। तो प्रश्नोत्तरी और प्रशिक्षण यहाँ पर होता है, तो समझ का आकलन करने के लिए यहाँ पर जो टीचर है उनसे क्वेश्चन पूछता है बीच बीच में, ठीक है, ताकि जो छात्र की प्रगति है, समझ है, उसको वो पता कर सके कि जो मैंने पढ़ाया है बच्चे को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। साथ साथ सहकर्मी मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे हम क्लास में पूछते हैं एक बच्चे से, फिर उस दूसरे बच्चे से पूछते कि क्या इसने सही बताया नहीं बताया, हमसे भी हमारे टीचर पूछते थे, तो सहकर्मी मूल्यांकन वहाँ पर होता है। फिर स्वयं मूल्यांकन होता है, तो छात्र यहाँ पर स्वयं के सीखने की प्रगति पर विचार कर सकते हैं और सीखने की पहचान और जिम्मेदारी को जो है यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। देन क्लासरूम डिस्कशन, तो क्लासरूम डिस्कशन को फैसिलिटेट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और पीयर लर्निंग यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। कंसेप्ट मैपिंग होती है, सो स्टूडेंट यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं किसी कंसेप्ट की, उनके रिलेशनशिप यहाँ पर बना सकते हैं, और ये रिवील करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़, राइट, कि दो तीन जो आइडियाज़ हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है उसको वहाँ पर वो रिवील कर सकते हैं। तो कक्षा में चर्चाएं होती हैं, तो चर्चा को सुविधाजनक बनाना, जहां छात्र अपने विचार साझा कर सकते हैं, आलोचनात्मक सोच, संचार कौशल और साथियों के साथ सीखने को वहां पर बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ संकल्पना मानचित्रण होता है, तो छात्र अवधारणाओं और उनके संबंधों का दृश्य प्रतिनिधित्व यहाँ पर बनाते हैं। विचारों के बीच संबंधों में की जो समझ है उनकी, ठीक है, कि दो विचार है इनके बीच में क्या संबंध है उनका जो है उनको पता चलता है। देन एग्जिट टिकट्स, जो निकास टिकट है, तो ब्रीफ असेसमेंट एट द एंड ऑफ लेसन टू गॉज अंडरस्टैंडिंग, राइट। एग्जिट टिकट मतलब जब टीचर बिल्कुल जाने वाला होता है तब भी वो एक असेसमेंट लेता है, क्वेश्चन पूछता जाता है लास्ट में कि क्या उनको समझ में आया है नहीं आया, तो समझ का आकलन करने के लिए पाठ के अंत में, ठीक है, तो पाठ का जब अंत होता है तो एक संक्षिप्त आकलन वो करता है। क्विक फीडबैक वहाँ पर देते हैं कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, कि अगर मैंने एडिशन सिखाई तो क्या बच्चे 8+9 यहाँ पर अच्छे से करके दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, मैंने एडिशन बच्चों को सिखाई है तो क्या भी सभी बच्चे एडिशन करने में सक्षम है, जोड़ने में चीज़ों को सक्षम है या नहीं है, ठीक है। देन होमवर्क असाइनमेंट वहाँ पर देखे जाते हैं, सो असाइनमेंट गिवन आउटसाइड ऑफ क्लास टू रेनफोर्स लर्निंग, ताकि उसके बाद भी वो उस कंसेप्ट को जहाँ पर रिटेन कर सके। अलाउस फॉर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, राइट, कि वो इंडिपेंडेंटली उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सके घर पे जाकर, क्योंकि वहाँ पर टीचर तो उनके साथ होगा नहीं, और जो नॉलेज उनके पास है उसकी एप्लीकेशन वो कर सके। तो गृह कार्य असाइनमेंट देते हैं ताकि सीखने को सुदृढ़ करने के लिए कक्षा से बाहर वो उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर सके, और स्वतंत्र अभ्यास और ज्ञान के अनुप्रयोग की जो है अनुमति देते हैं।
देन समेटिव असेसमेंट में क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होती है, तो ये फाइनल एग्जाम हमारे होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम एट द एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स या कोई एकेडमिक पीरियड होता है, तो तब हमारे लिए जाते हैं जो हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है हमारे क्यूरिकुलम की, पूरे क्यूरिकुलम की, वो यहाँ पर चेक की जाती है। टर्म पेपर्स और एसेज, सो एक्सटेंडेड राइटिंग असाइनमेंट्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स और थीम, राइट, किसी जो स्पेसिफिक टॉपिक या थीम्स होती है तो उन पर हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं। एस रिसर्च एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल, ठीक है, तो हमारी रिसर्च एनालिटिकल या राइटिंग, तो सारे स्किल्स यहाँ पर मेजर किए जाते हैं कि हमारे क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग जो हमारे रिसर्च स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, वो कैसी है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पर देखी जाती है। सो स्टूडेंट प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट टू द क्लास और सबमिट रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन, राइट, तो जैसे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो वो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन स्किल बच्चों के कैसे हैं प्रोजेक्ट में, वो यहाँ पर देखे जाते हैं। उनकी रिसर्च, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर चेक की जाती हैं, जैसे रिटर्न एग्जाम के साथ जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है। तो योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, अंतिम परीक्षा होती है कि किसी वर्ष के अंत में ये ली जाती है, ठीक है, किसी पाठ्यक्रम या शैक्षणिक अवधि के अंत में जो व्यापक परीक्षा ली जाती है, जो हमारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम की जो समग्र समझ है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि एक लेसन बच्चे को अच्छे से आया नहीं आया, पूरा क्यूरिकुलम देखा जाता है कि बच्चे ने उस चीज़ को कितने अच्छे से समझा है, उसका मूल्यांकन यहाँ पर होता है। टर्म पेपर या निबंध इसमें होते हैं, तो विशिष्ट विषयों या प्रसंगों पर विस्तरित लेखन कार्य होता है, राइट, कि उस सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से उस पर लिखना है। अनुसंधान, विश्लेषणात्मक और लेखन कौशल यहाँ पर कैसे है बच्चे के, उनको चेक किया जाता है। यहाँ पर छात्र कक्षा में अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं और रिकॉर्ड की गई जो प्रस्तुतियाँ हैं, ठीक है, साथ में कि जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हम लेते हैं रिटर्न के साथ साथ, तो वो प्रस्तुत करते हैं। और अनुसंधान, प्रस्तुति और संचार कौशल कैसे बच्चों के यहाँ पर है, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। देन पोर्टफोलियोज, सो कंपाइलेशन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड शोकेसिंग अचीवमेंट, तो बच्चे का ओवर अ पीरियड उसने क्या इंप्रूवमेंट किया, तो उसके लिए कोई पोर्टफोलियोज ले सकते हैं, राइट, उसका सैंपल ले सकते हैं कि भाई एक बच्चे के चार्ट का सैंपल ले लिया, किसी नोटबुक का सैंपल ले लिया। देन प्रोवाइड अ हॉलिस्टिक व्यू ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड अकम्पलिशमेंट, राइट, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई विद टाइम जो बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है, क्या क्या उसकी अकम्पलिशमेंट है। देन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सो नेशनली और रीजनली स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ये होती है, अलाउस फॉर कंपेरिजन अक्रॉस ब्रॉडर पॉपुलेशन, राइट, तो इसमें हम एक पॉपुलेशन से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी क्लास में रैंक आती है ना, उसके बाद कि कौन बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया है, तो वो हम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, असेसिंग हैंड्स ऑन स्किल, ठीक है, उनकी जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन कैसी है, किस चीज़ को रियल वर्ल्ड में वो कैसे कर पाते हैं, वो यहाँ पर देखा जाता है। उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रोफिशिएंसी को यहाँ पर चेक किया जाता है। तो उनके पोर्टफोलियोज हम ले सकते हैं, एक अवधि में छात्रों का जो काम है उनका संकलन कैसा है, उनकी उपलब्धियां कैसी है और कैसे प्रदर्शन करते हैं, ये हमें पता चल जाता है। छात्र की प्रगति और उपलब्धियों का एक समग्र दृष्टिकोण जो है हमें यहाँ पर पता चल जाता है। इसमें मानकीकृत प्रेक्षण यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर जो बच्चे का हम पर आकलन करते हैं और व्यापक जनसंख्या में तुलना की अनुमति देता है, राइट, कि 10th में बोलते हैं ना कि भाई क्लास में क्या रैंक कितनी है, इसके स्टेट में टॉप किया है, इसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, इसने ओवरऑल कंट्री में टॉप किया है, तो एक जनसंख्या की तुलना में उसकी जो जनसंख्या है उससे उसकी तुलना की अनुमति हमें मिल जाती है। इसमें हमारी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी होती हैं, तो व्यवहारिक कौशल या ज्ञान के अनुप्रयोग का आकलन करना, उसमें व्यवहारिक समझ या जो हमारी दक्षता कैसी है, ठीक है, कि जो चीज़ें हमारी जो ज्ञान हमारे अंदर है उसको हम रियल वर्ल्ड में अपने प्रैक्टिकल स्किल्स प्रैक्टिकल तरीके से कैसे उसको करते हैं, वो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। देन परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है, ठीक है, कि हमारी आर्ट या फिजिकल एजुकेशन है तो उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी जाती है, उनके स्किल्स और एप्लीकेशन जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में वो चेक की जाती है। कम्युलेटिव असेसमेंट होती है, सो लार्जर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दैट इंटीग्रेट मल्टीपल कंसेप्ट, तो ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों से कराए जाते हैं, उसमें उनकी एप्लीकेशन, सिंथेसिस और क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर कितनी है, ये सारी चेक की जाती हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस या ट्रू फॉल्स हम बच्चों से करा सकते हैं, तो ये प्री डिटरमाइंड आंसर के साथ होते हैं, उनको चेक किया जाता है। एफिशिएंट एंड असेसिंग अ वाइड रेंज ऑफ कंटेंट क्विकली, राइट, इसमें जो ज़्यादा कंटेंट हम कम टाइम में बच्चे से असेस कर पाते हैं। तो प्रदर्शन मूल्यांकन देखते हैं कि भाई बच्चे की कला है तो उससे कला हम जैसे ड्राइंग है तो ड्राइंग बनवा के देखेंगे, शारीरिक शिक्षा है तो उससे रनिंग वगैरह करवा के उसके प्रदर्शन से जुड़े मूल्यांकन हम यहाँ पर करते हैं। और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में कौशल कैसे हैं और उनका अनुप्रयोग क्या है, उनका मूल्यांकन करते हैं। इसमें संचयी परियोजनाएं होती हैं, तो बड़ी दीर्घकालिक परियोजनाएं जो कई अवधारणाओं को एकीकृत करती हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। और अनुप्रयोग, संश्लेषण और रचनात्मकता बच्चे की कैसी है उसका आकलन करते हैं। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, ऐसे जैसे MCQs हमारे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा नॉलेज को हम कम टाइम में चेक कर पाते हैं, राइट, इसीलिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ज़्यादातर ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं। तो पूर्व निर्धारित उत्तरों के साथ संरचित परीक्षण होता है, इसमें सामग्री की जो विस्तृत श्रृंखला है
उसका त्वरित मूल्यांकन हम जो है ईजिली कर पाते हैं। देन प्रिपरेशन फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए अचीवमेंट क्या करेंगे, डिफाइन द पर्पस, ठीक है, कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है इस स्टडी का, तो वो हम बताएंगे। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव और एरियाज ऑफ कंसर्न द डायग्नोस्टिक टेस्ट एम्स टू असेस, राइट, कि जिस चीज़ के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें क्लियर यहाँ पर करना है। रिव्यू द क्यूरिकुलम एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट, कि वो क्यूरिकुलम के साथ अलाइन होना चाहिए। एंश्योर द डायग्नोस्टिक टेस्ट अलाइंस विद द क्यूरिकुलम एंड लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्स एंड सब्जेक्ट, राइट, कि ऐसा ना हो कि बच्चे का सब्जेक्ट और उसमें कोर्स में हो ही नहीं और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर करें, तो वो अलाइन होना चाहिए उसके क्यूरिकुलम के साथ। देन आइडेंटिफाई की कंसेप्ट, सो आइडेंटिफाई द की कंसेप्ट, स्किल्स और प्री रिक्वायर्स दैट स्टूडेंट शुड हैव मस्टर्ड, राइट, और ऐसा होना चाहिए कि भाई ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है तो उससे पहले बच्चे के क्या कंसेप्ट या स्किल जो है क्लियर होने चाहिए, वो यहाँ पर जो कंसेप्ट है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की तैयारी हम कैसे करेंगे, विशिष्ट सीखने के उद्देश्य चिंता के क्षेत्र की पहचान करें जिनका मूल्यांकन नैदानिक परीक्षण करता है, ठीक है, कि किस लिए हम जो है बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर होना चाहिए, वो उसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है या नहीं है, फिर ये हमें देखना है। देन उसकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, ठीक है, कि उस टेस्ट को करने के लिए बच्चे की क्या क्या कौशल होनी चाहिए, क्या क्या हम उससे अपेक्षा कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। देन उसकी जो प्रायर नॉलेज है उसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसको बच्चे को पहले से जो कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज को वो पोजेस करता है। और यहाँ पर जो रेडीनेस बच्चे की, कि बच्चा उस टेस्ट के लिए कितना रेडी है यहाँ पर, ठीक है, नेसेसरी बैकग्राउंड या जो नए कंटेंट के लिए उसके पास है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। फिर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप्स उसके लिए यहाँ पर देखने हैं हमें। सो यूजफुल असेसिंग फैक्चुअल नॉलेज, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के लिए हम उसको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दे सकते हैं ताकि कम टाइम में जो है अच्छे से बच्चे को असेस करें। और एक ज़्यादा ओपन माइंड रिस्पॉन्स यहाँ पर हो सकता है अगर हम शॉर्ट आंसर यहाँ पर फिल कराएंगे, क्योंकि इसका लिखने का बर्डन यहाँ पर नहीं होता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग और एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग को जानने के लिए। तो पूर्व ज्ञान है उसको पहचानना कि भाई बच्चे को पहले से ज्ञान है और क्या वो उस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है। देन उपयुक्त प्रश्न का प्रकार चुनना है कि भाई एमसीक्यूज क्वेश्चन हम इसको देंगे कि कम टाइम में लिख पाएगा, और जो संक्षिप्त उत्तर या रिक्त स्थान पड़ते तो वो अधिक जो है खुली प्रतिक्रिया यहाँ पर दे सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस उसको नहीं लेना पड़ता है लिखने का। साथ ही साथ जो समस्या समाधान का अनुप्रयोग है तो वो भी हम बच्चे का यहाँ पर कौशल चेक कर सकते हैं। देन क्रिएट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि भाई एक ही टाइप के क्वेश्चन, तो एक वैरायटी हमें क्वेश्चंस की यहाँ पर क्रिएट करनी है, इजी भी रखनी है, मॉडरेट भी रखनी है, चैलेंजिंग भी रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल एनालिसिस के लिए एक वैरायटी क्वेश्चंस की होनी चाहिए, क्लैरिटी सभी में होनी चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, तो क्लियर और कंसाइज इंस्ट्रक्शन हमें देनी है और देना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज में ना हो, बच्चे को आसानी से जो है समझ में आ जाए। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाने हैं कि भाई आसान भी होना चाहिए, मध्यम भी होना चाहिए, थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी होना चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए कि बच्चे उनको देखकर आसानी से समझ सके, भ्रमित उससे ना हो, तो ऐसी सरल भाषा हमें वहाँ पर यूज़ करनी है। देन पायलट टेस्ट द क्वेश्चन, तो टेस्ट की वैलिडिटी हमें देखनी है। एडमिनिस्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू अ स्मॉल ग्रुप टू असेस द क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो पहले उस टेस्ट को एक स्मॉल ग्रुप पे हम कर सकते हैं कि भाई क्या ये टेस्ट सही तरीके से हो भी रहा है, हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देन कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एनी इशू विद क्वेश्चन वर्डिंग और डिफिकल्टी, राइट। और उससे हम उन बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं कि भाई क्या आपको किसी वर्डिंग में डिफिकल्टी थी, कि कोई वर्ड यहाँ पर समझ में आया हो या नहीं आया हो। टाइम लिमिट्स उसके लिए हमें सेट कर देनी है, रियलिस्टिक टाइम रखनी, ना तो बहुत कम हमें रखनी है कि बच्चा कर ही ना पाए, ना बहुत ज़्यादा रखनी है कि बच्चे के पास बहुत एक्सेस में टाइम हो। देन रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियल टेस्ट कंडीशन, ठीक है, और रियल टेक्स्ट की जो कंडीशन है वो वहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट करनी है। तो पायलट प्रश्नों का प्रशिक्षण करना है कि जो अगर हम टेस्ट जो डायग्नोस्टिक बच्चे का किसी का कर रहे हैं तो उसको एक छोटे ग्रुप पर पहले करके देख लेंगे कि क्या भाई उन बच्चों को टेस्ट में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या कोई वर्ड है जिसको समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, लैंग्वेज सरल है यहाँ पर या कठिन है, तो उन सभी चीज़ों को हम जांच सके। फिर उसके लिए एक समय सीमा स्थापित करनी है, ठीक है, वो यथार्थवादी होनी चाहिए, मतलब ना कम होनी चाहिए या ना ज़्यादा होनी चाहिए, वो हमें उसके परीक्षण के अकॉर्डिंग रखनी है कि भाई जैसा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कितनी समय अवधि जो है हमें यहाँ पर देनी है, और जो वास्तविक परीक्षण की स्थितियाँ हैं उनको ही वहाँ पर रखना है, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर परीक्षा को कोई माहौल ही नहीं था और बच्चे का परीक्षण यहाँ पर हम ले रहे हैं। देन एडमिनिस्टर एंड एनालाइज रिजल्ट, राइट। तो देन डाटा कलेक्ट करेंगे और हम उसका रिजल्ट यहाँ पर चेक करेंगे और फिर उसको फीडबैक देंगे, इंडिविजुअल फीडबैक देंगे, एंड देन उसकी जो एक क्लास वाइड फीडबैक देंगे कि कहाँ कहाँ पर एंटायर क्लास में कहाँ पर वो स्टैंड करता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स उस पर हो सकती है।
तो इसमें क्या करेंगे, हम डेटा जो परिणामों का प्रशासन उसका विश्लेषण करेंगे। तो डेटा एकत्रित करेंगे कि बच्चे ने कैसा टेस्ट किया है, उसके जो परिणाम है उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत कहाँ है, कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फिर उसको प्रतिक्रिया देंगे, पहले उसको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देंगे और एक कक्षाव्यापी फीडबैक देंगे फिर उसको, ठीक है, कि कितने बच्चों से अच्छा कर रहा है, क्या कौन सा टॉपिक है जहाँ पर बच्चे को जो है कमी समझने में रह गई है। देन अब अचीवमेंट टेस्ट के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है पहले तो वो आइडेंटिफाई करेंगे हम दोनों ही टेस्ट में, ठीक है, कि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है। देन टेस्ट का फॉर्मेट देखेंगे कि हमारा टेस्ट कैसे फॉर्मेट का होना चाहिए, मल्टीपल क्वेश्चंस होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस का होना चाहिए, ऐसे वाला होना चाहिए, प्रैक्टिकल वाला होना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं भाई किस टाइप का हमें टेस्ट यहाँ पर लेना है। देन बैलेंस्ड टेस्ट आइटम्स हमें यहाँ पर रखने हैं, ठीक है, कि हमारे सारे लर्निंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो सके, तो एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारे टेस्ट के अंदर। तो उपलब्धि परीक्षण की तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले सीखने का जो उद्देश्य है, ठीक है, कि हमें यहाँ पर आज कक्षा में जमा करना सिखाना है, तो वो हमारा उद्देश्य है कि हमें जमा सिखानी है, तो उद्देश्य को पहचानना है। देन परीक्षण का प्रारूप करना है कि भाई हम बच्चे को यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दे, निबंध दे, व्यवहारिक या प्रयोजना आधारित कैसा प्रश्न दे, ठीक है, कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आपको प्रोजेक्ट बना के लाना है, ठीक है, उनसे प्रैक्टिकल करा सकते हैं या उनसे MCQ हम क्वेश्चन जो है करवा सकते हैं। तो परीक्षण का जो प्रारूप है वो निर्धारित करना है। देन संतुलित परीक्षण आइटम हमें डिजाइन करना है, सुनिश्चित करें कि परीक्षण आइटम सीखने के उद्देश्यों की पूरी श्रृंखला को यहाँ पर कवर करता है, ठीक, कि जो जो हमें सीखना है वो सभी चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व होनी चाहिए। विभिन्न विषयों या कौशलों का एक संतुलित प्रतिनिधित्व जो है हमें बनाना है। देन क्रिएट क्लियर एंड कॉन्साइज क्वेश्चन, तो क्लियर क्वेश्चन एंड कॉन्साइज क्वेश्चन होनी चाहिए, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए और अनक्लियर लैंग्वेज को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल सरल और शुद्ध भाषा में जो है जो बच्चों को आसानी से समझ में आए हमें टेस्ट रखना है। फेयरनेस वहाँ पर होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई ऐसी वर्डिंग या ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए जो कुछ बच्चों को समझ में आए कुछ को नहीं आए। इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें सभी बच्चों को देनी है। तो स्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्न बनाने की, छोटे प्रश्न और बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए निर्देशों में कि बच्चे आसानी से समझ सके। तो अस्पष्टता से बचना है और निर्देश हमारे स्पष्ट होने चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए, ठीक है, किसी ऐसे बायसनेस नहीं होनी। तो पूर्वाग्रह जो होता है उससे हमें बचना चाहिए। तो प्रश्नों या शब्दों की संरचना किसी भी संभवित पूर्वाग्रह को दूर करना है और सभी बच्चों को यहाँ पर हमें समान अवसर जो है प्रदान करने हैं। देन जो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी है वो हमें देखना है कि भाई क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि कौन से क्लास में हो रही है, उनकी प्रोफिशिएंसी क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं और क्या क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होनी चाहिए और जो डाइवर्सिफाई है, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल ऐसे होना चाहिए कि भाई हम उसमें थोड़ा इजी, मॉडरेट और थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रख सके। तो सभी टाइप के क्वेश्चन हमें रखने हैं। फिर ग्रेडिंग क्राइटेरिया हमें रखना है, ठीक है, क्लियरली कि क्या ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, एक क्वेश्चन के हम कितने मार्क्स आपको देंगे, और रूब्रिक्स यहाँ पर हमें डेवलप करने ताकि एक ओपन माइंड और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बच्चों से पूछ सकें। तो प्रश्न की कठिनाई क्या है, हमें उस पर विचार रखना है कि वो जो प्रश्न है ऐसा होना चाहिए जो हमारे सीखने के उद्देश्य हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए, और जो कठिनाई है उसमें विविधता होनी चाहिए, राइट, कि इजी क्वेश्चन भी होनी चाहिए, फिर थोड़ी कम डिफिकल्ट भी होनी चाहिए, फिर थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी वहाँ पर होनी चाहिए। उसमें फिर ग्रेडिंग मानदंड जो है वो हमें स्थापित करनी है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का यहाँ पर है, और साथ साथ रूब्रिक्स जो है हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। देन टाइम लिमिट हमें सेट करनी, रियलिस्टिक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि ना तो हमें बहुत कम टाइम बच्चों को देना है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर हो, ना बहुत ज़्यादा टाइम देना है, एंड रियल टेस्ट कंडीशन जो है वहाँ पर बच्चे को देनी है। देन पायलट टेस्ट एंड डिवाइस हम कर सकते हैं कि भाई टेस्ट की वैलिडिटी क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए पहले एक छोटे ग्रुप पे जो है हम उस टेस्ट को देख सकते हैं कि क्या उनमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, क्या वो लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं आसानी से या नहीं समझ पा रहे, एंड देन उनसे फीडबैक यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो समय की सीमा हमें निर्धारित यहाँ पर करनी है कि समय की सीमा मतलब यथार्थवादी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उस टेस्ट के लिए, ना वो कम होनी चाहिए, और जो परीक्षण है यहाँ पर जो स्थिति है वो परीक्षा जैसे ही होनी चाहिए, राइट, एक अच्छा माहौल परीक्षा वाला वहाँ पर क्रिएट करना है। उसके बाद पायलट परीक्षण यहाँ पर हम कर सकते हैं। पायलट परीक्षण में क्या करते हैं, हम एक छोटे ग्रुप पे वो टेस्ट वहाँ पर लेकर देखते हैं कि उन बच्चों को कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, क्या पता ऐसा कोई शब्द हो जो बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, तो वो उससे हम जो है परीक्षण की वैधता यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उन बच्चों से फीडबैक यहाँ पर हम ले सकते हैं।
देन एडमिनिस्टर एंड इवेलुएट रिजल्ट। उसके बाद हमें रिजल्ट डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को एनालाइज करना है और उनका रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट के बाद हमें इंडिविजुअल फीडबैक उन्हें देनी है और रिफ्लेक्ट ऑन द टेस्ट इफेक्टिवनेस, राइट, कि उसके जो टेस्ट है उसकी इफेक्टिवनेस को देखना है कि भाई जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे उनके जैसे ही जो है हमारा टेस्ट था या नहीं था, हमारे जो क्वेश्चन थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन थे या नहीं थे, राइट। तो परिणामों का प्रबंध और मूल्यांकन हमें करना है। सबसे पहले डेटा हमें लेना है, उसके बाद डेटा विश्लेषण करेंगे कि भाई कैसा जो है बच्चे ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। उसके बाद उसको बच्चे को प्रतिक्रिया यहाँ पर देंगे, ठीक है, कि कैसा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया उसने दी थी और जो परीक्षण है उसकी प्रभावशीलता, राइट, कि टेस्ट अच्छा था या नहीं था, वो टेस्ट का यहाँ पर हम देखेंगे। देन एडेप्टेशंस ऑफ इवेल्यूएशन प्रोसीजर विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, राइट, कि इवेल्यूएशन में हम क्या ऐसे अडेप्टेशन कर सकते हैं जिससे जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर हम अच्छे से उनकी असेसमेंट कर सकते हैं। तो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए सबसे पहले हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यहाँ पर देखेंगे कि उनको कोई अकोमोडेशंस की नीड तो नहीं है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। सो अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट अकोमोडेशन स्पेसिफाइड इन द स्टूडेंट्स IEPs और 504 प्लान एंश्योरिंग दैट द इवेल्यूएशन प्रोसेस अलाइन विद देयर यूनिक नीड, राइट, कि ऐसे इवेल्यूएशन करने की भाई उनकी जो यूनिक नीड्स है उसके साथ वो जो है हमारी इवेल्यूएशन प्रोसेस अलाइन होती हो। तो विकलांग बच्चों के संदर्भ में मूल्यांकन की प्रक्रिया का कैसे अनुकूलन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो व्यक्तिगत शिक्षक कार्यक्रम है उसे हमें देखना है कि जो छात्र की IEP है या 504 योजना है उसमें जो निर्दिष्ट आवास है उनको समझना है, कार्यान्वित करना है और ये सुनिश्चित करना है कि जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं उन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के जो है अनुरूप है या नहीं है। देन यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग वो हमें देखना है। प्रोवाइड असेसमेंट मटेरियल्स इन वेरियस फॉर्मेट, राइट, कि बच्चों को जो असेसमेंट मटेरियल ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे को यहाँ पर हम खाली रिटर्न में उनसे टेस्ट ले रहे हैं या खाली ऑडियो ऑडिटरी टेस्ट उससे ले रहे हैं कि हमसे बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑरली और वो बता रहे हैं। तो हमें वेरियस फॉर्मेट्स यहाँ पर बच्चे को देनी है उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। विजुअल हो गया, टेक्सटाइल हो गया या यहाँ पर ऑडियो का हो गया, तो बच्चे की जो स्टाइल या प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें देना है। असेसिबल टेक्नोलॉजी जो बच्चों को उस टेस्ट को देने के लिए चाहिए वो हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन एक्सटेंड, हम तो जो टाइम है टेस्ट का वो थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग और अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर्मेट यहाँ पर हम बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं उनकी, अगर वो लिखने में असमर्थ है तो यहाँ पर उनका ऑरल एग्जामिनेशंस यहाँ पर ले सकते हैं। तो सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन हमें देखना है। तो एक लचीला मूल्यांकन हमें रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें खाली रिटर्न टेस्ट उनसे लेना है, तो हम ऑडियो टेस्ट उनसे ले सकते हैं, ठीक है। दृश्य और स्पर्श, जैसे कोई विजुअली हैंडीकैप है, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, तो उसको हम स्पर्श वाले टेक्टाइल मेथड से भी उसका टेस्ट जो है ले सकते हैं। और जो सुगम्य प्रौद्योगिकी है बच्चे को जो चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड करानी है। उसके बाद उसको थोड़ा समय ज़्यादा हम यहाँ पर दे सकते हैं कि भी उसको अपनी विकलांगता के कारण यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो उनका समय थोड़ा विस्तारित कर सकते हैं। और विकल्प यहाँ पर दे सकते हैं कि भाई उनको मौखिक परीक्षा देनी है या परियोजना आधारित परीक्षा देनी है या उनका हम पोर्टफोलियो करके जो है उस बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। देन कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, तो क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर विजुअल एड्स की उनको ज़रूरत है तो वो हमें प्रोवाइड करनी है, राइट। और जो असेसमेंट का एनवायरनमेंट है वो क्वाइट होना चाहिए कि भाई बच्चा आसानी से पूरा ध्यान उसमें लगाकर अच्छे से कर सके। जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो उनकी जो कैपेबिलिटी है बॉडी की, जो उनकी नीड है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। कि जो संचार और निर्देश जो हमने लिया है टेस्ट में तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे आसानी से समझ सके। जो दृश्य सामग्री है वो हमें यूज़ करनी है। और जो मूल्यांकन का पर्यावरण है कि जहाँ पर बच्चे का टेस्ट हम लेंगे तो वो शांत स्थान होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे अच्छा आसानी से वहाँ पर कर सके। और जो बैठने की व्यवस्था है वो भी उनके अनुरूप होनी चाहिए कि कैसे जो है बच्चा आसानी से बैठकर इस टेस्ट को दे सकता है। देन जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अगर उस बच्चे को कुछ चाहिए लाइक कैलकुलेटर हो गया, स्क्रीन रीडर हो गया, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस होगी तो वो हमें देनी है। फिर उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक हमें देनी है कि बच्चे ने कैसे प्रोग्रेस की है, ठीक है, उसका रिजल्ट उसके साथ शेयर करना, उसकी फीडबैक देनी है। और जो असेसमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है कि भाई कैसे वो जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट उनके साथ कर सकते हैं। तो सहायक प्रौद्योगिकी अगर उनके कोई आवश्यकता है तो वो हमें प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद प्रतिक्रिया उनको देनी कि उन्होंने टेस्ट दिया तो वो कैसा दिया, तो व्यक्तिगत फीडबैक उनके देनी है। और जो मूल्यांकन की प्रथाएं हैं उनको भी हमें देखना कि क्या वो उस बच्चे के लिए प्रभावशील है, अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन हमने किया है या नहीं किया।
देन जो स्पेशल एजुकेटर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ हम कंसल्ट करेंगे और रेगुलर अपडेट उन बच्चे के रिलेटेड जो है लेते रहेंगे कि भाई पहले बच्चे का ऐसा रिजल्ट था, अब जो है बच्चा यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। और अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस वो बच्चा क्लास में कैसे दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, या पोर्टफोलियो असेसमेंट हम कर सकते हैं कि बच्चे के जो काम किए हैं उसके कुछ सैम्पल्स लेके हम देख सकते हैं कि भाई बच्चे की प्रोग्रेस अब जो है कैसी चल रही है। ठीक है, तो जो विशेष शिक्षक हैं उनके साथ हम सहयोग कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं कि भाई क्या क्या रणनीतियाँ इन बच्चों के लिए बनाएं कि ये अच्छे तरीके से इनको समझ पाएँ। नियमित अपडेट हम उनसे ले सकते हैं कि भाई बच्चा यहाँ पर कैसा कर रहा है, उसको रेगुलरली हम मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर उनकी कोई ज़रूरत है उसमें बदलाव हो रहा है तो हम उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और क्या बच्चा जो है अच्छे तरीके से अब पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, फिर साथ साथ वैकल्पिक मूल्यांकन विधियाँ हम यहाँ पर दे सकते हैं। प्रदर्शन आधारित यहाँ पर मूल्यांकन हम कर सकते हैं, राइट, कि बच्चे कैसे टेस्ट ना लेके क्लास में उसका कैसा प्रदर्शन है वो हम देख सकते हैं, उसके आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। या पोर्टफोलियो मूल्यांकन हम कर सकते हैं, राइट, कि जैसे डिफरेंट जो उसने काम किया हुआ है उसका सैंपल्स हम ले सकते हैं, उसकी नोटबुक का ले लिया, उसका आर्ट वर्क चेक करना तो आर्ट फाइल से कोई यहाँ पर सैंपल लेकर कि भाई बच्चा आप कितनी प्रगति जो है अपनी शिक्षा में कर रहा है। देन सेंसरी कंसीडरेशंस हमें देखनी है कि जो सेंसरी ब्रेक्स हैं, ठीक है, वो बच्चे को देनी है ताकि वो फोकस अपना मेंटेन यहाँ पर कर सके। टाइमिंग जो है उनके लिए ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि जो उनके डिफरेंट नीड है यहाँ पर उनको पूरा कर सके। और कल्चरली सेंसिटिव हमारा मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं हो रहा कोई किसी कल्चर के यहाँ पर विरुद्ध हो, तो जो डाइवर्स बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंसेस है उनको ध्यान में रखते हुए हमें जो है इस टेस्ट को डिज़ाइन करना है। तो संवेदी विचार हमें देना है कि संवेदी आराम हमें बीच में देना है कि भाई बीच में बच्चा थोड़ा यहाँ पर आराम कर सके, और उनका समय थोड़ा लचीला होना चाहिए ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं और जितना स्लो वो काम कर रहे तो उसके अकॉर्डिंग वो बिना प्रेशर के बिना किसी तनाव के यहाँ पर काम कर सके। और सांस्कृतिक संवेदनशीलता हमारी जो है प्रासंगिक सामग्री में होना चाहिए, ठीक है, कि कोई ऐसी सामग्री में यूज़ नहीं करनी जो किसी संस्कृति के विरुद्ध हो, तो वो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री जो है हमें यूज़ करनी है। देन रेगुलर कम्युनिकेशन हमें करना उसके पेरेंट्स से, केयर गिवर्स के, कि भाई बच्चा कैसा कर रहा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, क्या क्या असिस्टिव डिवाइसेस या क्या हेल्प आप उसकी जो है कर सकते हो, उसको रेगुलर इनपुट देना है और रेगुलर जो है उनसे अपडेट हमें लेनी है। देन जो एजुकेटर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या पता टीचर को अच्छे से समझाना नहीं आ रहा उन बच्चों को, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भाई ऐसे डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को कैसे हमें प्रॉपर समझाना है। तो माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ हम नियमित संचार करेंगे, ठीक है, कि वो कैसे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, उनको नियमित इनपुट देंगे, उनको बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई अब बच्चा कैसे जो है प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। तो उनको नियमित अपडेट देना भी है उनको और उनसे लेना भी कि अब बच्चे में क्या प्रोग्रेस जो है हो रही है। उसके साथ साथ जो शिक्षक हैं उन्हें हमें प्रशिक्षण देना है कि भाई कैसे बच्चों की ज़रूरतों का पता लगाकर जो है वो उनको और अच्छे तरीके से यहाँ पर शिक्षा दे सकते हैं, राइट। सो we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to be a special education and special education teacher, and you can join our telegram group as well for more information about our paid course for special education teacher and our PDF files. So see you in the next video. Till then, namaskar.